everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today I'll teach you class 10 geography chapter manufacturing industries. Okay guys, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमें काफ़ी कुछ नॉलेज पहले से भी है, एक बार उसको रिकॉल करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा हमने पढ़ा है दैट हमारे मेनली 3 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से 3 सेक्टर्स होते हैं? सबसे पहले आता है गाइस हमारा प्राइमरी सेक्टर। और इस प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? इस प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हमारे लिए रॉ मटेरियल बनाया जाता है। जैसे हमने लास्ट एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा था कि फार्मर्स क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जस्ट लाइक सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, उनका यूज़ करके एंड अपने इनपुट्स लगा के क्या करते हैं, हमारे लिए रॉ मटेरियल्स लाते हैं, हमारे लिए गेहूँ बुलाते हैं, हमारे लिए बाकी अनाज लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा अर्थ का बेड है, अर्थ का जो सरफेस है, उसमें माइनिंग होती है, क्वेरिंग होती है और यूजफुल मिनरल्स हमारे लिए अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का क्या काम था? प्राइमरी सेक्टर का काम था हमारे लिए रॉ मटेरियल्स को जो है एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, अब आप कहोगे दीदी हमें आता है, बट हमारे लिए रिवाइज करना जरूरी है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ये प्राइमरी सेक्टर था उसने हमारे लिए रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये रॉ है, कच्चा मटेरियल होता है। अब दूसरा कौन सा आता है? हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर का क्या काम होता है? ये रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। क्या काम करता है? रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में, जिसको हम बेसिकली यूज कर पाए, उसमें कन्वर्ट करता है। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल लो कि एक फार्मर ने कॉटन उगा दी। ठीक है, एक फार्मर ने कॉटन उगा दी है। अब वो कॉटन कैसी होती है? कच्ची कॉटन होती है। कॉटन बॉल्स देखी हैं आपने? कॉटन बॉल्स आप घर पे भी लाते होगे कॉटन। ठीक है, अब उस कॉटन का क्या काम है? ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे नेल पेंट साफ कर लोगे, घर में जो है किसी को चोट लग जाए तो ड्रेसिंग में यूज़ कर लोगे। कॉटन जो है कई बार जो हमारे पिलोज होते हैं उनमें जो भरी जाती है, ब्लैंकेट्स में, क्विल्ट्स में यूज़ होती है, वो काम है कच्ची कॉटन का ज़्यादा से ज़्यादा। बट गाइज जो कॉटन का रियल काम है वो क्या है? कॉटन के क्लोथ्स बनना। वो काम कौन करता है? जैसे कि ये मैंने हुडी पहनी है, ये क्या है? ये कॉटन एंड वूल का मिक्सचर बना के कोई क्लॉथ है उसकी बनी हुई है। या फिर अगर आपने कोई टी शर्ट पहनी हो वो कॉटन की हो, आपने कोई शर्ट पहनी हो वो कॉटन की हो, तो भाई वो जो कच्ची कॉटन थी, वो कॉटन की रॉ बॉल्स थी, वहां से कॉटन की टी शर्ट किसने बनाई? उस रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में किसने कन्वर्ट करा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने। या फिर आप एग्जाम्पल ले लो गेहूं का, जैसे कि गेहूं होती है, गेहूं के दाने होते हैं, उससे आटा कौन बनाता है? जिसको आप घर में लाके रोटी बनाते हो। बाहर के देश के लोग उससे ब्रेड बनाते हैं, कोई पिज्जा का बेस बनाता है। तो वो जो गेहूं के दाने होते हैं उससे आटा बनाने का काम कहाँ होता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये क्या काम करती हैं। ये रॉ कॉटन हो या फिर आयरन का ओर हो या फिर वुड हो, हर एक टाइप के रॉ मटेरियल से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमारे को बना के देती हैं। लास्ट में आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर जो सर्विसेज का काम करते हैं, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हमने रिवाइज कर लिया दैट क्या काम करते हैं हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हमारे लिए रॉ मटेरियल से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये काम करती कौन है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करती हैं। रॉ मटेरियल से उस कॉटन से कॉटन का कपड़ा बनाने का काम किसने करा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने करा। तो उसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग क्या चीज होती है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है? तो गाइस आप समझ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग का मतलब। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सिंपल वही है, जब भी हम किसी रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कह देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो आप डेफिनेशन कैसे लर्न करोगे मैन्युफैक्चरिंग की? साथ के साथ गाइस अपने नोट्स बनाते हुए चलो। तो लिख लो साइड में, जब भी हम किसी रॉ मटेरियल से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और जो इंडस्ट्रीज ये काम करती हैं उनको हम कह देते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बन गए तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी, रिवाइज भी कर सकते हो एंड लर्न भी होते रहेंगे कॉन्सेप्ट, तो समझ में भी आते रहेंगे। गाइस तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन हम सबको समझ में आ गई है। क्या जब भी हम किसी रॉ मटेरियल को यूज करके एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और ये काम कौन करती है? ये काम हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करती है। बुक में भी इसकी डेफिनेशन की मैंने बुक में बस 1-2 लाइन और ऐड कर दिया। जैसे कि हमें बता रखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका इजी लैंग्वेज में आपको कैसे लिखना हो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे पता है कि प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटीज में होता है एंड ऑब्वियसली गाइस लार्ज क्वांटिटीज में ही होता है। खाली वो जो कॉटन से जो कपड़ा बनाया गया है वो खाली हमारी हुडी या मेरी हुडी या तुम्हारी टी शर्ट के लिए थोड़ी बनाया गया है, बहुत बड़े लेवल पर ये काम होता है। ठीक है, अब अगर इसके एग्जाम्पल्स हमें लिखने हो कि क्या क्या चीज़ों को मैन्युफैक्चर करा जाता है, कैसे रॉ मटेरियल से कैसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनते हैं, तो जैसे कि वुड एक रॉ मटेरियल है, उससे हम लोग पेपर बना देते हैं। ऐसे ही आयरन ओर जो
होता है, जो हम रॉ आयरन ओर निकालते हैं उससे हम आयरन एंड स्टील जो है वो बना लेते हैं। अब शुगर केन एक रॉ मटेरियल है, उससे हम अपने लिए शुगर बनाते हैं, ठीक है। और क्या हो गया, बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल होता है, उससे हम अपने लिए एल्यूमिनियम बना लेते हैं। तो सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, कोई भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो विद दिस हमने मैन्युफैक्चरिंग समझ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक बात समझ लो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए उसकी इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है गाइस। हर एक जो सेक्टर है उसका अपना अपना जो है गाइस आप समझ लो योगदान होता है। ये नहीं एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्शियरी सेक्टर सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमारे लिए कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको बैकबोन बोला जाता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का। जब आपको पता है ब्रिटिशर्स गए थे तो सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोगों ने पहले एग्रीकल्चर पे दिया, फिर हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंक्रीज करने पर हम लोगों ने ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, उससे आएगा डेवलपमेंट। और साथ ही के साथ एक और फायदा होता है, ज़्यादातर लोग जब एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा काफ़ी चैप्टर्स में, अलग अलग तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट। बट वहीं पे जब इंडस्ट्रीज आ जाती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग इंडस्ट्रीज में शिफ्ट होने लगते हैं। वहाँ जहाँ फार्म पे 12-15 लोग काम करें तो उनकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से कुछ लोग जाएंगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर एंड वहाँ पे फैक्ट्रीज में काम करेंगे। तो इंडस्ट्रीज़ क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं एंड हमारे लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाती हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, बैकबोन है हमारी इकॉनमी की एंड इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पढ़ लेते हैं। तो ये तो पॉइंट आपको समझ में आ ही गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, बैकबोन है हमारे किसकी, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की, खाली इंडिया की नहीं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। एंड दे रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब जितने लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, गांव में कहीं पे, सिटीज़ में, जहाँ पे भी कहीं पे भी एग्रीकल्चर हो रहा है तो लोगों के अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी तो लोग क्या करेंगे, अगर फार्म पे ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं है तो वो वहाँ से कहाँ जाएंगे जॉब लेने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जाके काम करेंगे। आपको पता है हैवी डिपेंडेंस और एग्रीकल्चर से डेवलपमेंट नहीं आता है, तो जब हम इक्वली हर एक सेक्टर में डिवाइडेड होंगे तब डेवलपमेंट आता है। तो जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, बर्डन कम कर देती है एग्रीकल्चर के ऊपर, लोग जाके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जॉब लेते हैं। और फिर जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कोई गुड बन गया, ठीक है, जैसे हमारी हुडी, मेरी हुडी, तुम्हारी टी शर्ट रेडी हो गई, फिर वो क्या होगी, वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जरूरत पड़ेगी, फिर उनको जो है मॉल तक, दुकानों तक और शहरों तक, बाजारों तक पहुंचाना होगा। तो कुछ लोग फिर टर्शियरी सेक्टर में चले जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने कितना बड़ा रोल प्ले करा, आधे लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग में लाई, वहाँ उनसे मैन्युफैक्चरिंग कराई, फिर आधे लोग कहाँ गए, टर्शियरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक तरीके से मॉडर्नाइज कर रही है सब कुछ, हेल्प इन एराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो आप समझ गए हो, मैंने आपको बताया ना, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट हटाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड जब लोग फैक्ट्रीज में काम करेंगे, इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, उनके पास पैसा आएगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो पॉवर्टी इराडिकेशन भी होगा, ठीक है। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है। अब रीजनल डिस्पैरिटीज क्या होती है, जैसे देखो कई बार ऐसा होता है कि एक कंट्री है या एक रीजन है, अब यहाँ पे तो है बहुत डेवलपमेंट है, यहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जिस जगह पे इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है वहाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट आनी शुरू हो जाती है, वहाँ आसपास में बाजार सेट होने शुरू हो जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वहाँ आसपास में बसावट हो जाती है और भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो होती हैं वो कम करती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब जैसे जैसे लोग यहाँ पे जाके जॉब करेंगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो पैसा कमाएंगे, फिर जो है वो यहाँ आसपास में जो है सेटलमेंट ढूंढेंगे अपने लिए, जिससे वो आसानी से अपने इंडस्ट्रीज़ में जा पाए। तो जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री जाती रहती है वहाँ पे जो है क्या होता है, धीरे धीरे एरियाज़ में डेवलपमेंट आती है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड, देखो एक्सपोर्ट आपको पता है यानी कि दूसरे देशों में अपना सामान बेचने के लिए भेजना। तो पहले ज़माने में जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं थी, जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही, तो हम लोग बस रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे, बस कॉटन भेज देते थे बाहर के देशों में, पैसा कमाते थे। बट अब जो है जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनी है तो हम मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट यानी कि फिनिश गुड के भी एक्सपोर्टर बन गए हैं। तो उससे क्या होता है गाइस, जैसे कि पहले हम शुगर केन एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, तो कम पैसा मिलेगा उसको। अभी जो है हम फाइन शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता है। जब हम बाहर के देशों में अपनी चीनी बेचेंगे तो वो हमें डॉलर्स में पेमेंट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी ट्रेजरी फिल होगी। एंड फॉरेन एक्सचेंज का कितना यूज़ होता है, अगर आपको तेल खरीदना है, ऑयल खरीदना है जिस भी कंट्रीज से, तो वो सब फॉरेन एक्सचेंज से खरीदा जाता है। तो इसीलिए जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा एंड कंट्री में डेवलपमेंट आएगा। इंडिया शुड
कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश गुड्स इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर। अगर हमें प्रॉस्पर करना है, डेवलपमेंट लानी है, तो इसलिए हमें हमारे यहाँ जो है इतना रॉ मटेरियल है, वी हैव वेरी फर्टाइल लैंड, हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें खाली रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें उस रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बनाना चाहिए, फिर उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे तो हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और ज़्यादा प्रॉस्पर होंगे। तो विद दिस आपने ये टॉपिक समझ लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है एंड ये जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये हैंड इन हैंड चलते हैं, यानी कि सब दोनों मिलकर चलते हैं। अब मिलकर कैसे चलते हैं गाइस, देखो अब एग्रीकल्चर जो है, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर, नहीं ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर ही खाली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे इंडस्ट्रीज़ को। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जो है एग्रीकल्चर जो है हमारे को शुगर केन दे देता है और उस शुगर केन से हम शुगर बना लेते हैं, ठीक है। तो खाली ये नहीं है कि एग्रीकल्चर ने ही प्रोवाइड करा शुगर केन हमारे को, रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को, बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी बहुत कुछ एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करती है। जैसे कि एग्रीकल्चर को वो प्रोवाइड करती हैं बहुत सारे तरीके के फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, पम्प्स हो गया, पीवीसी पाइप्स हो गया, HYV सीड्स हो गए। तो ये ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर कहाँ बनता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बन रहा है, उस ट्रैक्टर का यूज़ फार्मर खेत पे करेगा। तो दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अब जो है फर्टिलाइजर कहाँ बनती है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में बनती है। वो फर्टिलाइजर जब फार्मर अपनी खाद बना के जो है अपने क्रॉप्स पे डालेगा तो क्रॉप बढ़िया होगी। तो इसलिए आप समझ रहे हो ये जो एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग है, दे गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है कि एक और दूसरा नहीं होगा तो एक का काम चले जाएगा, नहीं, दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है तो भाई वो बीज बोने के लिए जो सीड रैक चाहिए होता है, ये सब कहाँ बन रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बन रहा है। तो इससे आप समझ गए हो मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर गो हैंड इन हैंड। मैन्युफैक्चरिंग हैज नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चर, अब मैन्युफैक्चरिंग ने इंक्रीज करवाया। जैसे पहले ज़माने में बुलक कार्ट्स होती थी तो कितना कम प्रोडक्शन होता था, अब वहीं ट्रैक्टर्स बनने शुरू हो गए तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बल्कि प्रोडक्शन के प्रोसेस को बहुत एफिशिएंट भी बनाया, इंक्रीज तो हुआ, एफिशिएंट बनाया है। जैसे HYV वैरायटी के सीड्स आ गए, अब फर्टिलाइजर्स हैं हमारे पास, पेस्टिसाइड्स हैं हमारे पास, जिससे जो है हम लोग प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर ही सकते हैं बट एफिशिएंट भी बना सकते हैं। जब हमारे पास एक एफिशिएंट रॉ मटेरियल होगा ना, जब एफिशिएंट प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास, तो हम फॉरेन मार्केट में जो है बाहर के देशों से जो है कंपटीशन कर सकते हैं। अगर एक बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना तो आप कम्पीट नहीं कर सकते हो बाहर की मार्केट से, क्योंकि वो बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से अपने एग्रीकल्चर से बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे, एक वैल्यूएबल, एक क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या है, कम्पीट कर सकते हैं। तो इससे आप समझ चुके हो। नेक्स्ट टॉपिक, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन हाउ डू मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर गो हैंड इन हैंड। तो मैंने आपको बता दिया है कि एग्रीकल्चर ही खाली रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी उनको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने में, इससे हमारे लिए बहुत फायदे होते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। नेशन की इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का कैसा कंट्रीब्यूशन है। तो नेशनल की इकोनॉमी हम कैसे पता लगाते हैं, GDP कैलकुलेट करके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके बारे में हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। डेफिनेशन क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ अकाउंटिंग ईयर। तो GDP आपको पता है तीनों सेक्टर्स देते हैं, प्राइमरी सेक्टर का भी अपना GDP होता है, सेकेंडरी का भी होता है, टर्शरी का भी होता है, बट यहाँ पे हम सेकेंडरी सेक्टर के GDP पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम देखें गाइस, तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर कितना GDP प्रोवाइड कर रहा है, 27% GDP जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको आप लिख लो, सेकेंडरी सेक्टर से कितना GDP आ रहा है, 27% आ रहा है। आप सेकेंडरी सेक्टर में बहुत सारे टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का अगर हम देखें गाइस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का अगर हम देखें तो 17% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, सेकेंडरी सेक्टर का टोटल GDP में योगदान कितना है, 27% है। उसमें से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का देखें तो वो है 17%, ठीक है। तो हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है हमारे GDP में, 17% कॉन्ट्रीब्यूशन ये हमारे GDP में दे रही है। तो अभी जब आपने देखा तो ये ग्रोथ रेट आपको, मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूशन आपको ठीक लग रहा होगा GDP का, 17% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी किसका है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का है हमारे GDP में। बट जब हमने इसको कंपेयर करा ईस्ट एशियन इकोनॉमी से, ईस्ट एशिया की कंट्रीज से हमने कंपेयर करा, तो हमें पता चला हम तो बहुत पीछे हैं। वो लोग तो 25 से 35%, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो 25 से 35% दे रही है और हमारी सिर्फ 17% दे रही हैं। तो इससे हमें पता चला गाइस कि हम पीछे चल रहे हैं, हमें और डेवलपमेंट की जरूरत है। क्योंकि मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस बताई थी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो ग्रो हैंड इन हैंड, ठीक है। अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, बैकबोन है कंट्री की, ऊपर पढ़ाया था मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बैकबोन होती है कंट्री की। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है कंट्री का, तो उससे एग्रीकल्चर को भी फायदा मिलेगा और टर्शरी सेक्टर
में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग को तो आपको बढ़ावा देना ही होगा। तो इसलिए हमें समझ में आया कि हम उनसे पीछे चल रहे हैं। अब अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, कैसा ग्रोथ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, तो लास्ट डिकेड से जो है 7% पर एनम, 60% पर ईयर का ग्रोथ रेट था, और डिजायर्ड ग्रोथ रेट होना कितना चाहिए, 12%। जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 80%, आने कितने चाहिए, तुम्हारा डिजायर्ड कितना है, मेरे 99% है, समझ गए। तो इसलिए लास्ट डिकेड से, पिछले 10 सालों से 7% पे हमारा ग्रोथ रेट चल रहा था, और डिजायर्ड कितना होना चाहिए था, 12% होना चाहिए था। फिर आया 2003 में कुछ चेंजेस आए, और हमारा ये जो ग्रोथ रेट था ये 7% से कितना हो गया, 9 to 10%, थोड़ा इंक्रीज हो गया गाइस, 9 to 10% हो गया। तो ये सब किस वजह से हुआ गाइस, ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंक्रीज करना है, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करना है, जीडीपी में इंक्रीज लाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है। यानी कि गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जिससे वो डेवलपमेंट ला पाए, सोसाइटी पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने वर्क भी करा। गवर्नमेंट ने क्या बनाई, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC बनाई गवर्नमेंट ने। किस ऑब्जेक्टिव से बनाई, इसी ऑब्जेक्टिव से बनाई, क्या कि जिससे हम अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी इंक्रीज कर सके, नई नई इंडस्ट्री सेटअप करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करें, जिससे इकोनॉमी डेवलप हो। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, बैकबोन है इकोनॉमी की। तो अब आप समझ गए। तो इसीलिए अगर आपका एग्जाम में आ जाए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ रेट के बारे में क्वेश्चंस बन के आए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनएमसीसी क्यों बनी थी। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव, क्या का ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने ग्रोथ रेट को, जो हमारा डिजायर्ड ग्रोथ रेट है ना 12% वाला, जैसे मैंने कहा ना तुम्हें 99% चाहिए, तो उसके लिए तुम ऑब्जेक्टिव्स लगाते हो, स्ट्रेटेजी लगाते हो, स्टडी प्लान बनाते हो, टाइम टेबल फॉलो करते हो। तो वैसे ही हम लोगों को जो अपना, हमारा कितना चल रहा है अभी, 9 to 10% पर एनम पे चल रहा है, उससे हमें 12% पे लाना है। तो 12% पे लाने के लिए अपने ग्रोथ रेट को हमने एक अपनी काउंसिल बनाई है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, जो हमारे इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हमारे हेल्प करेगी। ठीक है, डेवलपमेंट लाने के लिए सोसाइटी में वर्क करेगी। ठीक है, तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। तो अब पढ़ते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंडस्ट्रियल लोकेशन। जब इंडस्ट्री लगानी होती है तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। इंडस्ट्रीज को नॉट बी फाइंड एनीवेयर, ऐसा नहीं है कहीं भी आप निकल जाओगे वहाँ या हर जगह पे आपको इंडस्ट्री मिलेगी, नहीं। जब भी कोई इंडस्ट्री लोकेट होती है तो फेवरेबल कंडीशंस को देखा जाता है आसपास में, तब कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है। तो क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो सबसे पहले देखा जाता है कि आसपास में रॉ मटेरियल है या नहीं है, यानी कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। यानी कि अगर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगनी है तो वो वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे जहाँ आसपास से उन्हें कॉटन मिल जाए, ठीक है, या फिर जूट मिल जाए, जिससे वो अपना काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखा देता है सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में वाटर की जरूरत होती है, तो आसपास में सोर्स ऑफ वाटर है या नहीं। सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिलती है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो भी काम होता है मशीनें चलती है, इलेक्ट्रिसिटी की यूज होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं उस लोकेशन पे। नेक्स्ट डिमांड इन मार्केट, की वहाँ के आसपास की मार्केट पे उस चीज़ की डिमांड है या नहीं है। कॉटन का अगर कोई फैक्ट्री लग गई है या शुगर मिल लग गई है तो आसपास में उसकी डिमांड है या फिर नहीं है, ये देखा जाता है। ठीक है, स्किल्ड लेबर्स एंड वर्कर्स है या नहीं, या फिर ऐसा देखा जाता है कि अगर आपने कहीं इंडस्ट्री लगाई तो वहाँ आसपास में लोग काम करने आने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगा दो जहाँ लोग वहाँ फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं आए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए नहीं आए, तो आप कैसे वहाँ पे फेवरेबल तरीके से काम कर सकते हो। तो स्किल्ड लेबर, काम करने जानने वाले लोग वहाँ पे है मौजूद या फिर नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंस, सबसे पहले पैसा भी देखा जाता है कि कहीं पे अगर इंडस्ट्री लगानी है तो कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कैसा उनके पास मैनेजमेंट है, ये देखकर भी इंडस्ट्री सेटअप होती है। प्लस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, के आसपास में बैंकिंग फैसिलिटी है या फिर नहीं है, क्योंकि जो है इंडस्ट्रीज उनको जो है काफी कुछ फाइनेंस एंड क्रेडिट्स अपने देखने होते हैं, तो बैंकिंग फैसिलिटीज आसपास में अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज ने रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना दिया, अब आसपास में ट्रांसपोर्ट है या नहीं। अब अगर आप कहीं पहाड़ पर जाके इंडस्ट्री लगा दोगे तो वहाँ पे तो ट्रांसपोर्टिंग इतनी मुश्किल होती है, तो वहाँ फायदा नहीं होगा। अगर आप प्लेन्स में इंडस्ट्री लगाओगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो इसलिए आप लोग याद कर लो क्या क्या चीज़ें देखी जाती है जब इंडस्ट्रियल लोकेशन सेटअप करनी होती है। रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ वाटर, डिमांड इन मार्केट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में मतलब इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, कॉस्ट एंड फाइनेंस एंड स्किल लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सो ऑन चीज़ों को देखा जाता है जब कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी जो है। गाइस हमें बता रखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। अब एक बार एक क्वेश्चन पूछो तुमसे, अगर तुम जल्दी से मुझे बताओ कि अगर आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो आप क्या क्या चीज़ें देखोगे। तुमने और मैंने मिलकर इंडस्ट्री लगानी है, सोच लो किस चीज़ की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, सेटअप करेंगे हम अपनी इंडस्ट्री, तो क्या क्या देखेंगे हम। जमीन खरीदने जाएंगे जब, और जब हमें चूज करनी होगी
यहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे रॉ मटेरियल आसपास में मिल रहा है या नहीं, वाटर है या नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं, स्किल्ड लेबर है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, हमारे पास उतना पैसा है या नहीं, फाइनेंस है या नहीं इस इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, बैंकिंग फैसिलिटी है या नहीं कि अगर कभी कुछ कमी पड़ जाए, लोन देना है, कुछ करना है तो बैंकिंग फैसिलिटी है या फिर नहीं है, और स्किल्ड लेबर भी। ठीक है, ये तो मैंने कह दिया था। तो ये सब फैक्टर्स को इस तरीके से अगर आप याद कर लोगे तो एग्जाम में ना आपको मतलब रॉट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे सोचते रहा करो एग्जाम्पल को कि अगर मुझे इंडस्ट्री लगानी है तो ये चीज़ें मैं देखूंगा, ऐसे हमारे को जल्दी लर्न होती है चीज़ें। तो अब हमने देख लिया कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अब हमारे को नेक्स्ट टॉपिक बता रखा है दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन को हैंड इन हैंड, जैसे हमने पढ़ा था दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को हैंड इन हैंड। मैंने आपको उसमें बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट आता है तो एग्रीकल्चर में भी आता है, खाली एग्रीकल्चर ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करना, इंडस्ट्रीज भी काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है। वैसे ही जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है यानी कि अगर एक एरिया में जाके इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी होता है। अर्बनाइजेशन मतलब लोगों का शहरों में आके, सिटीज़ में आके सेटल होने को अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो जब किसी एरिया में जो है इंडस्ट्रीज सेटअप होती है तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी होता है। क्यों गाइस, कंसिडर करो ये एक एरिया है, मैंने आपको बताया था रीजनल डिस्पैरिटी भी इंडस्ट्रीज कम करती हैं, तो वो सब आपको समझ में आएगा। ये एक एरिया है, बैकवर्ड सा एरिया था, यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे आके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई। अब जब देखो इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो वहाँ पे लोग काम करने के लिए आएंगे, ठीक है, लोग वहाँ रहेंगे, वहाँ पे फैक्ट्री में काम करेंगे, तो वो आसपास में अपना घर बनाएंगे, ठीक है, तो बसावट हो गई जगह के अंदर। जब लोगों ने अपना घर बना के वहाँ रहना शुरू करा, इंडस्ट्रीज से वो पैसा कमा रहे हैं तो उन पे पैसा आएगा तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्हें एक अच्छे स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें वो बच्चों को पढ़ने भेजें, ठीक है, फिर उन्हें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, फिर उनको अपना मज़े करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए मॉल की, सिनेमा हॉल की, हर एक चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो जब भी इंडस्ट्रीज़ कहीं पे सेटअप होती है तो आसपास में लोग आके रहने शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उस एरिया में डेवलपमेंट आता है और अर्बनाइजेशन हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। तो हम समझ गए हैं दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से यानी कि अगर एक एरिया में हम जाके इंडस्ट्री लगा दें तो उससे अर्बनाइजेशन होता है, एंड इसका ऑपोजिट भी होता है, यानी कि अगर आप एक बसी बसाई सिटी के पास में जो है अगर इंडस्ट्रीज लगा दोगे तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर यहाँ सिटी है, सिटी के पास में अगर जाके कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट ने जाके यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना इंक्रीज कर लिया तो उससे उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। क्या होगा, क्योंकि सिटीज़ जो है उनको मार्केट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो लाके अपना सामान बेच सकते हैं, और उनको अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जैसे कि बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, लेबर हो गया, कंसल्टेंट्स हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया। तो इसीलिए बोला गया है गो हैंड इन हैंड। आप दोनों तरीके से चल सकते हो कि अगर कहीं पे जो है एरिया में आप इंडस्ट्रीज लगा दोगे तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो जाएगी, लोग वहाँ के बसेंगे, रहेंगे और वहाँ पे धीरे धीरे शहर बनने शुरू हो जाएंगे। एंड अगर हम शहर के आसपास में जाके इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश करेंगी क्योंकि सब कुछ जो है ज़रूरत होगा जो इंडस्ट्रीज को वो शहर उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए बोला गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो क्या है, एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, देखो बहुत आसान है। देखो एग्लोमरेट होना यानी कि इकट्ठे होना। तो यूजुअली इंडस्ट्रीज क्या होती है, आपने देखा होगा एक ही जगह पे आके जो है एकत्रित हो जाती है, एग्लोमेरेट हो जाती है, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पे आके सेटल हो जाती है। इसका इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है, देखो जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे आके जो है इकट्ठी हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, तो ये आपस में जो है मिल के काफ़ी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे कि दे कैन अट्रैक्ट फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अगर एक जगह पे बनी होंगी तो वहाँ पे गवर्नमेंट को ये पॉलिसीज़ को ऐसी करवा सकती है कि ऐसी पॉलिसी बनाए जहाँ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिले। गवर्नमेंट की पॉलिसी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ के ग्रो होने में। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है तो इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रो कर पाएंगे, अगर फेवरेबल नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आके सेटल हो जाती हैं, आपस में अपना ग्रुपिंग करके एक ही जगह को एक इंडस्ट्रियल जोन सा बना लेते हैं, तो उससे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को फेवरेबल बनवा सकती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट को कहीं कि उन्हें अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सके, वाटर अच्छे से प्रोवाइड करवा सके। अब रॉ मटेरियल लाने के लिए जो आसपास की सड़कें हैं वो अच्छे से बन सके, अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। तो जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक जगह पे आती हैं तो ज़्यादा लेबर को भी अट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे आके बसना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, हर लोगों को काम मिलेगा। तो जब भी
इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन या एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज अगर आपको लिखने को आ जाए तो क्या होगा, सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन मेनी इंडस्ट्रीज कम टुगेदर एट अर्बन सेंटर्स टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस लेने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी से अट्रैक्ट करने के लिए लेबर को, मार्केट को, तो जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी आ जाती है तो उसको हम कह देते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। ठीक है, तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक और चीज है जो हमें बताई गई है, आइडियल लोकेशन लास्ट। तो गाइस अब हम अपने जो है कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को। हमने पढ़ा ना इंडस्ट्रीज की आइडियल लोकेशन क्या होती है, तो इसको कंक्लूड करने के लिए हमें बताया गया है, अगर हम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले की अगर बात करें, तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ पे लगी हुई थी, जहाँ पे आसपास में ट्रेड यूनिट्स थी, ओवरसीज ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मुंबई में लगाई गई थी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, समुंदर है, पोर्ट है, तो मुंबई में फैक्ट्रीज लगाई जाती थी, क्योंकि वहाँ से जो सामान बनेगा वो ब्रिटिशर्स क्या करवा देते थे, अपने यहाँ भिजवा देते थे इधर उधर मार्केट्स में बेचने के लिए। ओवरसीज ट्रेड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करी गई थी। कोलकाता में करी गई थी, वहाँ पे क्या है, रिवर है, वहाँ से ट्रेड हो सकता था। चेन्नई में करी गई थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इमर्ज होनी शुरू हुई, इंडस्ट्रियल पॉकेट्स बननी शुरू हुई, वहाँ होनी शुरू हुई जहाँ आसपास में एग्रीकल्चर लैंड था, एग्रीकल्चर लैंड है उसके आसपास में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी कि शुगर की जहाँ खेती हो रही है, शुगर केन की जहाँ खेती हो रही है उसके आसपास में शुगर मिल लगा दो, अच्छे से रॉ मटेरियल भी पहुँच गया, ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, लेबर भी मिल जाएगी और इंडस्ट्री सेटअप कर दी जाती थी। तो ये आप एग्जाम में याद रखना, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ती हूँ गाइस, ये भी आपको याद रखना है। आइडियल लोकेशन में क्या देखा जाता था, प्री इंडिपेंडेंस में क्या होता था, एंड कॉन्सिक्वेंटली अब क्या हो रहा है, ऐसी जगहों पर इंडस्ट्री सेटअप होती है जहाँ एग्रीकल्चर लैंड आसपास में हो। एंड अब अगर हम लास्टली अगर कंसिडर करेगा इस, तो की डिसीजन क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री लोकेशन को लगाने के लिए, तो की डिसीजन ये होता है कि एक तो जो है लीस्ट कॉस्ट में मिले, मैंने आपको कहा ना रॉ मटेरियल मिले, पानी मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, तो या तो ये इजीली अवेलेबल हो जाए या ये कम से कम दाम पे अवेलेबल हो जाए। अब ऐसी जगहों पे भी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं जहां वो इजीली अवेलेबल ना हो, तो अगर इजीली अवेलेबल ना हो रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ एनर्जी, वाटर, लेबर, तो कम से कम वो किफ़ायती पड़े, सबसे कम कॉस्ट पे पड़े। ठीक है, तो जब भी अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी होगी तो आप कहाँ देखोगे, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिल रहा होगा, सब कुछ मिल तो रहा होगा बट लीस्ट कॉस्ट पे मिल रहा होगा। अवेलेबिलिटी ही मैटर नहीं करती है, चलो रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, पर बहुत महंगा मिल रहा है तो थोड़ी लगाओगे, तो लीस्ट कॉस्ट पे मिलना चाहिए। प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और स्पेशलाइज लेबर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो आइडियल लोकेशन किसी इंडस्ट्री का क्या होता है, जहाँ पे सारे फैक्टर्स मिले, लीस्ट कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी सही हो और लेबर की इन्फ्लुएंस हो लोकेशन पे की, यानी कि लेबर वहां काम करने के आने के लिए तैयार हो। तो विद दिस गाइस हमारी आइडियल लोकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम टॉपिक के मतलब आपको समझ लो चैप्टर के नेक्स्ट हाफ पे मूव करें। अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया, अब हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पे, सबसे पहले कि किस टाइप का रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को तो हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने किस पे करा, रॉ मटेरियल पे। अगर हम रॉ मटेरियल का क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आया होता है, यानी कि कॉटन हो गई, कॉटन क्या है, खेतों से आ रही है, एग्रीकल्चर से कल्टीवेट होकर आ रही है, वूल हो गई, जूट हो गई, सिल्क हो गई, शुगर हो गई, टी हो गई, एडिबल ऑयल हो गई। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना ऑयल का, ऑयल सीड से ऑयल निकलता है, कहाँ निकलता है, वो तो इंडस्ट्री में निकलता है। तो सबसे पहले आती है हमारी एग्रो बेस्ड, यानी कि जो जब रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है तो वो इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा रॉ मटेरियल आता है गाइस मिनरल बेस्ड, यानी कि माइनिंग करके, क्वेरिंग करके ज़मीन से निकालते हैं, कोयला, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, ये सब जब निकलता है, आयरन ओर निकल रहा है, बॉक्साइट निकल रहा है। तो अगर हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे देखें तो हमारे पास दो इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, यानी कि रोल क्या परफॉर्म कर रही हैं ये हमारी इंडस्ट्रीज। रोल में आ जाता है देखो कि ये किस टाइप के गुड्स परफॉर्म कर रही है और किसके लिए प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन हैं हमारे, पहला है बेसिक और की इंडस्ट्रीज, दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, तो देखो बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो वो चीज़ों को प्रोसेस करती है, उस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को प्रोसेस करती है जो बाकी इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं, एक की रोल परफॉर्म करती हैं, तभी इनका नाम क्या है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज। तो की रोल कैसे परफॉर्म करती है, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। ठीक है, एक कॉपर वायर मेकिंग इंडस्ट्री है जो कॉपर की वायर बनाते हैं, आपको पता है ना कॉपर डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, तो एक कॉपर वायर मेकिंग इंडस्ट्री है जो तारे बनाती है कॉपर की। अब ये इनके पास मशीनें लगी हुई हैं जिससे ये कॉपर की वायर बना सके, बट कॉपर वायर बनाने के लिए कॉपर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई वो जो ओर्स के अंदर से कॉपर निकाला जाता है वो काम कौन करेगा, वो काम करेगी हमारी कॉपर इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री में जो आ रही होगी। ऐसे ही आप एग्जांपल लो ऑटोमोबाइल, जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं वहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज़ होता है।
अब एल्यूमिनियम उन्हें देगा कौन? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री वाले, समझ गए? तो वो इंडस्ट्री जो बेसिक और की रोल परफॉर्म करती है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए, उनको वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है जो बाकी इंडस्ट्रीज को चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक और की इंडस्ट्री। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। दोज इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज। जैसे कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग वालों ने ऑटोमोबाइल वालों को एल्यूमिनियम प्रोवाइड करा, कॉपर वालों ने कॉपर वायर मेकिंग को जो है कॉपर प्रोवाइड करा, आयरन एंड स्टील वालों ने, आयरन एंड स्टील से तो पता ही नहीं कितनी चीजें बनती है, उनको आयरन एंड स्टील प्रोवाइड करा। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल्स किसको? दूसरी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रही है, हमें नहीं कर रही है। तुम्हें क्या जरूरत है एल्यूमिनियम की? घर पे बड़े से एल्यूमिनियम के पीसेस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो है दूसरा आता है हमारा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए जो है चीजें बनाती है। हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए पेन, पेंसिल, कपड़े, टूथपेस्ट, नमक, शुगर, ये चाहिए हमारे को। वो क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज कंज्यूमर गुड्स बनाती है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को जरूरत होती है, उनको हम कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस फॉर कंज्यूमर्स इज कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्री। जैसे टूथपेस्ट हो गया, शुगर हो गई, सोप हो गया, ब्रेड हो गया, पेपर हो गया, वो क्या हो गई? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो विद दिस हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ रोल। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। तो भाई गाइस सिंपल है, पहले आती है स्मॉल इंडस्ट्री जहाँ पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, जैसे कि मतलब लिमिटेड होता है, कम स्केल पे पैसा इन्वेस्ट होता है। दोज इंडस्ट्री वेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज लेस देन ₹1 करोड़, बता भी रखा है। जहां पे इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी लेस देन ₹1 करोड़, तो वो हो जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें आती है मैट मेकिंग, फर्नीचर मेकिंग, टॉयज मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, टूल्स मेकिंग। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नोट बनाते रहो, लेस देन 1 करोड़। इसमें आती है वो इंडस्ट्री जिनकी कैपिटल होती है इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़, और जो है बनाती है ये मैट, फर्नीचर, टॉयज, ब्रेड, टूल एक्सेट्रा। बिस्किट भी लिख देना इसमें ब्रेड की जगह। विद दिस हम आते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्री पे जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ऑब्वियसली ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा। दोज इंडस्ट्री वेयर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज मोर देन ₹1 करोड़, जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा लग रहा है वो आ गई हमारी लार्ज स्केल। इसमें आती है आयरन एंड स्टील, पेट्रोकेमिकल, कॉटन टेक्सटाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है गाइस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे, यानी कि मालिक कौन है इंडस्ट्रीज को और उस इंडस्ट्री को चला कौन रहा है। तो सबसे पहले इसमें आता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स दोज इंडस्ट्रीज जिनको ओन करा जाता है और ऑपरेट करा जाता है बाय द गवर्नमेंट। ओन मतलब क्या है कि मालिक कौन है? गवर्नमेंट है, यानी कि प्रॉफिट वगैरह सब गवर्नमेंट रखेंगी एंड उसको वेलफेयर में यूज करेंगी। एंड ऑपरेट यानी कि चला कौन रहा है? वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जा रही है। तो इसलिए इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लिखो पब्लिक सेक्टर, आगे लिखो ओन, ऑपरेट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, और एग्जांपल क्या है? BHEL, बेहल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, एक एक एग्जांपल लर्न कर लो, 2-2 एग्जांपल लर्न कर लो। नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर, नाम से ही समझ रहे हो, यानी कि किसी प्राइवेट सेक्टर मतलब किसी इंडिविजुअल ने, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने जिसको ओन करते हैं और ऑपरेट करते हैं, वो गई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जिसका ओनर कौन है, मालिक कौन है, चला कौन रहा है? कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड बजाज ऑटो लिमिटेड एक्सेट्रा, बहुत एग्जाम्पल है। देन कम्स द जॉइंट सेक्टर, जहां पे 2 लोग मिलके कंपनी को चलाते हैं, जॉइंट सेक्टर। दीज इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली रन बाय गवर्नमेंट एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जब पब्लिक एंड प्राइवेट मिक्स हो जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट सेक्टर जब इकट्ठे आके किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं उसे कहते हैं हम जॉइंट सेक्टर। एग्जाम्पल ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाय सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्री। यानी सप्लायर्स जो है इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के और जो वर्कर्स हैं वो मिलके इस इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। इस इंडस्ट्री में देखो वर्किंग कैसी होती है, सबके पास अपने अपने इंडस्ट्रीज के शेयर होते हैं और जो प्रॉफिट होता है और जो लॉस होता है वो आपस में मिल बांट के डिवाइड करा जाता है। इस इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है? दोबारा रिवाइज कर लो, इसको ओन और ऑपरेट कौन करते हैं? कौन? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और जितने भी वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्री के वो मिलके इनको चलाते हैं और शेयर्स होते हैं सबके अपने अपने कंपनी में, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर, और सब प्रॉफिट और लॉस को जो है हिसाब से जो है कंट्रीब्यूट करते हैं और डिवाइड करते हैं। एग्जांपल शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र आप लर्न कर सकते हो। तो हमने चारों पढ़ लिया। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ओन करती है, प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ज्वाइंट सेक्टर में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इकट्ठे आते हैं, एंड कोऑपरेटिव्स में जो इंडस्ट्री के
को मेंटेन कौन करता है? सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द फिनिश्ड गुड। आउटपुट कैसा आ रहा है, हेवी है या लाइट है, तो इसको समझो अच्छे से। हैवी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिनका गाइज रॉ मटेरियल भी हैवी और बल्कि होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो भी हैवी होता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने सरिये देखे हैं जो घर बनते हुए डलते हैं, आयरन के सरिये होते हैं, वो कितने भारी होते हैं वो सरिया, ठीक है। तो वो बनता किससे? आयरन से बनता है। तो वो आएगा हैवी इंडस्ट्री के अंदर और बहुत लार्ज क्वांटिटीज में ये बनते हैं, तो वो आ गया हमारी हैवी इंडस्ट्री के अंदर। तब यहाँ एग्जाम्पल में आयरन एंड स्टील कॉपर स्मेल्टिंग आपको फिर से दे दिया गया है। तो ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो हैवी रॉ मटेरियल से हैवी आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं एंड बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है। जैसे कि आप कॉपर की जो वायर वाला मैंने एग्जांपल दिया आपको, उसको भी कंसिडर कर सकते हो। कॉपर वायर हर एक आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हो रखी होती है वहाँ कहीं ना कहीं कॉपर वायर यूज़ होती है। तो कॉपर वायर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो जब बनती है बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बनती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उसमें जो यूज़ होता है हमारा रॉ मटेरियल वो भी हैवी इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ आई होप अब आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लाइट इंडस्ट्रीज़ पे। ये वो इंडस्ट्रीज़ है जो लाइट और स्मॉल रॉ मटेरियल यूज़ करती है और लाइट गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल्स हो गए, टॉयज़ हो गए, टूल्स हो गए, यूटेंसिल्स। अब टॉयज़ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक से बनेंगे, वुड से बन जाएंगे, और क्या है थोड़ा बहुत जो कुछ भी टॉयज़ में यूज़ होता होगा, फाइबर यूज़ होता है कई टॉयज़ में आजकल, प्लास्टिक फाइबर, तो वो सब क्या है, वो लाइट इंडस्ट्री में आ जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें हर इंडस्ट्री को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, और मेनली डिटेल में इसमें पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल के बारे में और जूट टेक्सटाइल के। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी? वो इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से आ रहा है। इसके एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हो तो शुगर इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? कॉटन कहाँ से आई? फार्मर ने उगा के दी। जूट कहाँ से आया? फार्मर ने ग्रो करके दिया। और क्या है, मतलब एग्रीकल्चर से आया। और आप शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन किसने ग्रो करी? फार्मर ने, एग्रीकल्चर के थ्रू ग्रो करी। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल से जो है आगे का फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में ऑयल सीड्स भी आते हैं, यानी कि जो ऑयल बनाने वाले जो सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनसे ऑयल निकाला जा सकता है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ते हैं सबसे पहले। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हमें बता रखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? जिसमें मेनली कॉटन एंड जूट आती है, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें ना गाइस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की मोस्ट यूनिक इंडस्ट्रीज में से आती है। आपको मैंने अभी ऊपर बताया था कि हमारे इंडिया का 17% जो है जीडीपी में शेयर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, उसमें से काफ़ी अच्छा शेयर आप मान सकते हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती है उस 17% में। पहले आपकी बुक में फिगर्स भी दे रखी थी, बट अब हमें यही पढ़ना है जैसे हमारे को गिवन है दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा योगदान है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हमारी इंडिया की इकोनॉमी में, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करती है हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। आपने कभी सुना है हैंडलूम्स, पावर लूम्स, वीविंग, स्पिनिंग, इन सब चीज़ों में बहुत सारे लोग जो है इंडिया के, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है एंड हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। जैसे कि इंडिया से जो है ना बहुत कुछ जो है, जैसे कॉटन का यान होता है एंड जो है काफ़ी सारा जो हमारा रॉ मटेरियल होता है हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर के देशों में बेचते हैं। तो जब हम बाहर के देश में कोई चीज़ बेच रहे हैं तो हमें क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, डॉलर्स मिलते हैं। तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ अ वेरी यूनिक इंडस्ट्री इन आवर कंट्री, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं आगे इसको। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो क्या करती है, कंप्लीट चेन बनाती है। आपकी बुक में एक चार्ट गिवन है जो मैं स्लाइड में लगाना भूल गई हूँ, तो मैंने यहाँ पिक्चर बेस कर दी है, तो आप देखो उस स्लाइड के अंदर क्या गिवन है हमारे को। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो पूरे कंप्लीट चेन प्रोड्यूस करती है। जैसे कि रॉ मटेरियल से लेके जो एंड प्रोडक्ट है वो एक ही इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि दूसरी इंडस्ट्री में उसे नहीं भेजना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, रॉ मटेरियल क्या था हमारे पास कॉटन आई, कॉटन से यान बना, यान होता है, यान की फोटो लगा रही हूँ, यान होता है, यान धागा, धागे से क्या बनता है? फैब्रिक, कपड़ा बनता है। उस कपड़े को फर्दर आप उससे शर्ट बनाओ। तो ये पूरा प्रोसेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही होता है, यानी कि कॉटन को पहले धागे में बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, कपड़े से तुम हुडी बनाओ, शर्ट बनाओ, या फिर उसका कुछ और काम करो, हैंकी बनाओ, उससे कुछ भी बनाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये पूरा का पूरा जो चेन है वो एक ही हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हाईएस्ट लेवल वैल्यू वाला जो प्रोडक्ट होता है वो बनाती है। यही बात हमारे को गिवन है, इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट है, ये कंप्लीट चेन प्रोड्यूस करती है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। अब अगर एक टी शर्ट बनानी है तो टी शर्ट हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होगा, कॉटन की टी शर्ट है तो सबसे लोअर लेवल पे क्या आएगा? रॉ मटेरियल कॉटन, उसके बाद क्या आएगा? उसका यान, फिर फैब्रिक, फिर टी शर्ट। तो ये सब कुछ प्रोड्यूस करती है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री
की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई है। अब इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स आज से नहीं, एंशिएंट ज़माने से है। इवन जब ब्रिटिशर्स आए थे तब भी थी, अब भी है, ठीक है, अब भी बहुत यूनिक प्लेस है। तो ये जो कॉटन इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे पहले ज़माने में क्या होती थी, हैंडलूम्स होती थी, हाथ से चलने वाली लूम्स, और हैंड स्पिनिंग टेक्निक से हमारे यहाँ पे कॉटन को प्रोड्यूस फर्दर करा जाता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे पावर लूम्स आई। पावर लूम्स कब आई, 18वीं सेंचुरी में, लिख लो एग्जाम के लिए, ठीक है। पावर लूम्स आई 18वीं सेंचुरी में। फिर ना देखो हमारे यहाँ पे तो पावर लूम्स, हैंडलूम्स इस तरीके से काम हो रहा था, बट वो जो ब्रिटिशर्स थे ना इंग्लैंड वाले, ये मिल मेड क्लॉथ बनाते थे। अब जब आप हाथ से काम करोगे, हाथ से धागा बनाया, उस हाथ से ही धागे से कपड़ा बनाया, तो स्पीड स्लो होती है, ज़्यादा मेहनत लगती है, महंगा कपड़ा बनेगा। और वहीं ये इंग्लैंड वाले अपनी मिल के अंदर, मिल क्या होती है, मिल में मशीनें लगी होती है, वहाँ पे कपड़ा बनता है। तो ये इंग्लैंड वाले क्या करते थे, अपनी मिल के अंदर जो है कपड़ा बना लेते थे। और हमारे यहाँ के जो हैंड स्पिन क्लॉथ होते थे उसने सेटबैक झेला, यानी कि हमें बहुत नुकसान हुआ। फिर जब कपड़ा आता था जो इंडिया के हैंडलूम में घर पे लोगों ने बना रखा होता था, वो महंगा होता था तो लोग वो नहीं खरीदते थे। वहीं इंग्लैंड का सस्ता कपड़ा जो आता था ना, कहाँ से बना हुआ, मिलों में से बना हुआ, वो खरीद लेते थे। तो हमें काफ़ी सेटबैक झेलना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब इंडिया में फर्स्ट कॉटन मिल का बिड एस्टैब्लिश हुई थी, ये याद कर लो, 1854 में इन मुंबई। हमें ये जो बॉक्सेस में इन्फॉर्मेशन दी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात इन्होंने हमें ये बताया, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारी इंडस्ट्री तो बहुत सेटबैक हो गई थी, हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा था ये ब्रिटिशर्स के मिल वाले कपड़ों की वजह से। बट देन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हुई। पता है क्या हुआ, 2 वर्ल्ड वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और उन दोनों में ही ब्रिटिश इन्वॉल्व था, यानी कि ब्रिटेन इन्वॉल्व था ना वर्ल्ड वॉर 1, 2 दोनों के अंदर। तो उस समय पे हम क्या थे, कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटेन तो वॉर में इन्वॉल्व हो गया और उस समय पे उन्हें कपड़े की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने बूस्ट दिया हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। एंड हमारे यहाँ पे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तब जाके जो है आप कह सकते हो राइज होनी शुरू हुई, क्योंकि खुद तो वो बिजी हो गए वॉर में और उन्हें कपड़ा चाहिए था, तो उन्होंने यहाँ बनवाना शुरू कर दिया। देयर वाज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन द यूके, हेंस दे गिव अ बूस्ट टू डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। इसलिए उन्होंने हमारी कंट्री में बूस्ट दे दिया, किसको, कॉटन टेक्सटाइल्स को या बाकी टेक्सटाइल प्रोडक्शन को। अब आगे मूव करते हैं हम गाइस, दैट अगर हम अर्ली ईयर्स की बात करें, अभी हम कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में ही डिटेल में पढ़े, अगर हम पहले ज़माने की बात करें तो ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने देखी है महाराष्ट्र में और गुजरात में। कॉटन टेक्सटाइल की जितनी भी कॉटन मिल भी जैसे कहाँ लगी हुई थी, पहली कॉटन मिल कहाँ लगी, महाराष्ट्र में लगी। तो कॉटन मिल्स वगैरह कहाँ लगती थी, ज़्यादातर महाराष्ट्र में और गुजरात में लगती थी। अब वो क्यों लगती थी भाई, महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों लगा रहे हो, कहीं और क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि उसके रीज़न थे, क्योंकि बहुत ईजिली रॉ कॉटन अवेलेबल हो जाती थी। आपको पता है कॉटन किस में उगती है, ब्लैक सॉइल में उगती है। अभी एग्रीकल्चर चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का नक्शा आपको पता है, यहाँ पे हमारे को जो है ब्लैक सॉइल मिलती है, यहाँ पे कॉटन उगती है। तो भाई जब यहीं पे कॉटन उग रही है तो यहीं पे इंडस्ट्री लगा दो ना, कॉस्ट बच गई। आपने अभी पढ़ा इंडस्ट्रियल लोकेशन कौन सी होती है, जहाँ पे बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए। यहाँ कॉटन उग रही है, ट्रांसपोर्ट से यहाँ मिल के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर पहुँच जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने महाराष्ट्र एंड गुजरात के पास ही अपनी सारी की सारी कॉटन इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करा था। प्लस यहाँ पे जो है मार्केट भी था, महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों ही जो हमारी स्टेट्स है, बहुत पॉपुलेशन है, मार्केट है, वहाँ पे बिक भी जाती थी। प्लस जो है मॉइस्ट क्लाइमेट था, लेबर भी मिल जाती थी। एंड वन मोर थिंग वॉज दैट, यहाँ पे जो था पोर्ट्स भी थे, यानी कि दोनों के पास ही समुद्र है, तो वहाँ से ट्रेड भी हो सकता था। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं कॉटन की यान को, तो उसमें भी हेल्प मिलती थी। तो देयर आर वेरियस रीजन जिनकी वजह से ज़्यादातर कंसंट्रेशन है हमारी कॉटन टेक्सटाइल्स का, कहाँ पे, महाराष्ट्र में एंड गुजरात में, ठीक है। अब जो है हमारी कॉटन इंडस्ट्री जो है गाइस, वो बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है। जैसे कि जो है कॉटन इंडस्ट्री सबसे पहले तो लिविंग प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, जो एक एक कॉटन की बॉल को प्लग करते हैं। कॉटन का पौधा देखा है आपने कैसा होता है, वो कॉटन की बॉल्स को निकालते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें एंगेज्ड होते हैं। देन कॉटन की गिनिंग होती है, कॉटन साफ होती है, देन स्पिनिंग होती है, देन वीविंग होती है, देन डाइंग होती है। गिनिंग मतलब कॉटन को साफ करा जाता है, स्पिन मतलब धागा बनाया जाता है, वीविंग मतलब फैब्रिक कपड़ा बनाया जाता है। उसके बाद कपड़े को डाई करा जाता है, जैसे ये वाइट है, आपके पास रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी होगी, ब्लू भी होगी, पिंक भी होगी, नियॉन पिंक भी होगी, पता नहीं कितने कलर्स हो गए, उनको डाई करा जाता है, डिज़ाइन लगाया जाता है ऊपर उसके, ठीक है। पैकेजिंग, अब ऐसा तो नहीं है ना ऐसी आप जब बाजार से कोई चीज़ मंगाते हो, अपने लिए खरीदने जाते हो, तो वो ऐसी उठा के यूँ देते, नहीं, एक बढ़िया सी पैकेजिंग होती है। आजकल तो बहुत ही सुंदर सुंदर होती है, ये टैग भी लगा होता है उसके ऊपर। पैकेजिंग इंडस्ट्री सपोर्ट होती है, टेलरिंग इंडस्ट्री, सूइंग इंडस्ट्री। अब कई बार हम फैब्रिक लेकर आते हैं और खुद से बनवाते हैं, जैसे कि हम कपड़ा लेकर आ जाते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और अपने लिए स्टाइलिश गाउन हो गया, ड्रेस हो गई, शर्ट हो गई, खुद टेलर से बनवाते हैं। तो सूइंग इंडस्ट्री, अब टेलर को क्या चाहिए, सूइंग मशीन चाहिए, सूइंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे, द इंडस्ट्रीज क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्री बहुत दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी जो है सपोर्ट करती है।
है। अब आप मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डाइंग होती है, टी शर्ट की, शर्ट की, हुडी की, जीन्स की, हर चीज़ की डाइंग होती है। तो डाइंग में क्या यूज़ होता है, डाई यूज़ होती है। डाई किससे बनती है, पेट्रोकेमिकल्स से बनती है। तो वहाँ पे जो है डाइंग की वजह से केमिकल एंड डाई इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ावा मिलता है। किसकी वजह से, हमारी कॉटन टेक्सटाइल की वजह से। अब पैकेजिंग होती है, पन्नी में पैक होती है ना हमारी टी शर्ट्स, ऊपर बॉक्स लगता है एक, तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ को भी, पैकेजिंग मटेरियल वाली इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा है दैट कॉटन इंडस्ट्री बाकी बहुत सारे इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। अब आगे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है, समझ गए आप, जो कॉटन का यार्न बनाया था, यार्न बनता है स्पिनिंग करके। तो स्पिनिंग तो है हाईली सेंट्रलाइज है महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में, यानी कि सेंट्रलाइज मतलब ज़्यादातर स्पिनिंग धागा जो बनता है, यार्न जो बनता है, वो कहाँ पे बनता है, महाराष्ट्र में बनता है, तमिलनाडु में बनता है और गुजरात में बनता है, ठीक है। और जो हमारा वीविंग है, वीविंग करके क्या बनता है गाइस, वीविंग करके बनता है कपड़ा, ठीक है, और स्पिनिंग करके बनता है धागा, ठीक है। तो जो स्पिनिंग है वो तो खाली महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में सेंट्रलाइज है, ज़्यादातर यहीं होती है। बट जो वीविंग है वो हाईली डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब इंडिया के कोने कोने में होती है, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोने कोने में, हर एक स्टेट में लोगों के पास अलग अलग स्किल्स है। तो कपड़ा बनने का जो काम है वो हमारे डिसेंट्रलाइज, यानी कि कंट्री के हर एक कोने कोने में होता है। वीविंग इनटू कॉटन, सिल्क, जरी एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वीविंग होती है ना, जो कॉटन की वीविंग हो गई, सिल्क की साड़ियाँ बननी और जरी एम्ब्रॉयडरी होनी, ये सब काम वीविंग का जो है इंडिया के अलग अलग कोने कोने में होता है। और जो धागा बनने का काम है वो मेनली महाराष्ट्र, गुजरात एंड हमारे तमिलनाडु में होता है। अब एक और चीज़ आप देखो, इंडिया की ना वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन है इन स्पिनिंग, यानी कि धागा बनाने में तो हमारी वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन है, बट वीविंग जो है हमारी वो हम इतनी अच्छी नहीं कर पा रहे। यानी कि जो हम फैब्रिक है, फैब्रिक मतलब कपड़ा जो है, वो हम अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा यान है, यानी कि जो हमारा स्पिनिंग करके जो हमने यान बनाया गाइस, वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, समझ गए, काफ़ी अच्छा होता है। बट उससे जो हमने कपड़ा बना रहे हैं वो हम अच्छा नहीं बना पाते हैं। इट कैन नॉट यूज़, ये हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। तो आपको ये समझना है कि देखो, हमारे यहाँ की स्पिनिंग बहुत अच्छी है, हम एक हाई क्वालिटी का कॉटन यान प्रोड्यूस करते हैं, बट उस कॉटन यान से जो कपड़ा हम बनाते हैं, कॉटन क्लोथ जो हम बनाते हैं, वो लो क्वालिटी बनता है। तो इसका मतलब तो ये है, हम अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, एंड ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में। स्पिनिंग से रिलेटेड में आपको ये याद रखना है कि स्पिन करके हम हाई क्वालिटी यान बनाते हैं, बट उस हाई क्वालिटी यान से हमारे यहाँ पे अच्छी वीविंग नहीं होती है। अब हमने वीविंग की बात करी है, तो आगे वीविंग के बारे में बढ़ते हैं। वीविंग जो है, यानी कि कपड़ा कैसे बनता है हमारी कंट्री में, कपड़ा बनता है हैंडलूम्स पे, पावर लूम्स पे और मिल पे, तीनों तरीके से हमारे यहाँ वीविंग होती है। कपड़े बनने का काम हैंडलूम पे भी होता है, यानी कि हाथ से चलने वाली लूम्स पे, पिक्चर्स में अटैच करी हूँ, पावर लूम्स में भी होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली लूम्स पे, और मिल्स में भी होता है, यानी कि फैक्ट्री, जो फैक्ट्रीज होती है उसमें मिल लगी होती है, वहाँ पे भी हमारी वीविंग होती है और वीविंग होकर फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हमें खादी के बारे में भी बता रखा है। खादी क्लॉथ आपको पता है, जिसको गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे कि हमें खादी कपड़े पहनने चाहिए। वो भी क्यों करते थे, क्योंकि देखो खादी जो है, कपड़ा जो खादी का बनता है वो हैंड स्पन होके बनता है, यानी कि सारा काम जो खादी के कपड़ा बनने में होता है वो बाय इंडिविजुअल्स होता है, लोग खुद करते हैं, अपने घरों में करते हैं, वीवर्स। तो उससे जो है वीवर इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो इसलिए गांधी जी कहते थे कि हमें खादी के कपड़े पहनने चाहिए, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो इसलिए खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि उसका काम चरखे पे, उसका धागे बनने से लेके पूरा जो एंड रिजल्ट होता है खादी के क्लॉथ बनने तक, वो सब जो है वीवर्स खुद करते हैं अपने हाथों से। तो इसलिए कहते हैं कि खादी को प्रमोट करना चाहिए, इससे क्या होता है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अब गाइज मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी अभी, क्या कि हमारे यहाँ में जो यान है, धागा है, वो हाई क्वालिटी प्रोड्यूस होता है, बट जो उसका फैब्रिक है, जो कपड़ा हमारे यहाँ बनता है, वो हाई क्वालिटी का नहीं बनता, वो लो क्वालिटी का बनता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे पता है क्या होता है, ज़्यादातर कॉटन यान जो बनता है, यानी कि जो कॉटन का धागा बनता है, वो हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि बाहर के देशों को भिजवा देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं उनको। जैसे कि हम लीडिंग एक्सपोर्टर है किसके, हमारे कॉटन यान के। इंडिया एक्सपोर्ट करता है कॉटन का यान किसको, जापान को भी करता है, यूएसए को, यूके को, फ्रांस को, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, नेपाल को, श्रीलंका को, अफ्रीकन कंट्रीज को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनमें से कुछ आप लर्न करें ना, जिसको हम कॉटन यान जो है एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा बहुत लार्ज शेयर है वर्ल्ड में कॉटन यान के एक्सपोर्ट में। आर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट ग्लोबल लेवल एंड केपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स दैट वी प्रोड्यूस। हमारी जो स्पिनिंग मिल है वो बहुत ही क्वालिटी वाला जो कॉटन यान है वो प्रोड्यूस करती है, बहुत हाई लेवल प्रोडक्शन
प्रोडक्शन वो करती हैं। बट प्रॉब्लम यहीं आ जाती है हमारी वीविंग टेक्निक के अंदर। गाइस जब हम धागा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो धागा सारा का सारा हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और कपड़ा जो है वो हमारा यहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है। हमारी जो वीविंग टेक्निक्स है वो इतनी अच्छी नहीं है, यानी कि जो निटिंग प्रोसेसिंग वो इतनी अच्छी नहीं है, वो हमारे हाई क्वालिटी यार्न को यूज़ जो है अच्छे से नहीं कर पाती हैं। कुछ मॉडर्न फैक्ट्रीज हमारे पास हैं जो यूज़ कर सकती हैं बट इतनी हाई लेवल पे नहीं है। इसकी वजह से हमारा ये एक मेजर ड्रॉबैक है। देखो इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है। मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो कॉटन का यार्न होता है, यानी कि जो धागा होता है, यार्न होता है, वो बहुत हाई क्वालिटी होता है। बट जो हमारे यहाँ पे वीविंग इंडस्ट्री है, जो कपड़ा बनाती है, यानी कि जो फैब्रिक बनाती है, वो इस यार्न को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती है, अच्छा फैब्रिक नहीं बना पाती है। तो ये हाई क्वालिटी जो यार्न है, इससे अच्छा फैब्रिक हमारे यहाँ पे नहीं बनता है। तो इसलिए पता है हमारे यहाँ के जितने भी जो यार्न स्पिनर्स होते हैं, जो हाई क्वालिटी यार्न बनाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द यार्न को जो है गाइस एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि दूसरे देशों को बेच देते हैं। इसका हमें बहुत नुकसान होता है गाइस, बिकॉज आई टोल्ड यू जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यार्न अगर जो है 80 रुपीज़ का, आपको बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, यार्न 80 रुपीज़ का है और जो वो उसकी एंड रिजल्ट टी शर्ट बनी होगी वो 800 रुपये का है। तो भाई हमने तो उन्हें 80 रुपीज़ में अपना हाई क्वालिटी का जो है यार्न दे दिया, अपना धागा दे दिया, और उनसे हम जब टी शर्ट मंगाई तो हमने 800 रुपये की उनसे टी शर्ट मंगाई। वही टी शर्ट अगर हम अपने यहाँ पे प्रोड्यूस करते तो वो पैसा हम कमा रहे होते। अभी हमने 800 रुपये की टी शर्ट उनसे खरीदी, वहीं पे अगर हम इस 80 रुपीज़ के यार्न से टी शर्ट अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करते तो हमें 800 की जगह बहुत सस्ती पड़ती, 400 की पड़ती, 500 की पड़ती, और प्रॉफिट भी सारा हमारा ही होता। तो यहाँ पे इंडिया बहुत ही ज़्यादा ड्रॉबैक फेस कर रहा है, क्योंकि हमारी वीविंग इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, वो हमारे हाई क्वालिटी यार्न को अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। इसलिए जितने भी यार्न प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एंड फैब्रिक, कपड़े हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ आवर स्पिनर्स, यार्न प्रोड्यूसर्स, ये धागा बनाने वाले कौन हो गए? स्पिनर्स हो गए, और जो कपड़ा बनाते हैं वो कौन है? वीवर्स हैं। तो इसलिए मेनी ऑफ आवर स्पिनर्स आर एक्सपोर्टिंग यार्न व्हाइल अपैरल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इंपोर्ट द। एग्जांपल लो, हमारी एक टी शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है, हमने लगाई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई है, तुमने और मैंने, हम सब बच्चों ने मिलकर अपनी टी शर्ट बनाने की एक फैक्ट्री लगाई है। अब उसमें हमें हाई क्वालिटी कॉटन की टी शर्ट्स बनानी है। हमने कहा हम तो हाई क्वालिटी के कपड़े की बनाएंगे, फैब्रिक ऐसा होना चाहिए बिल्कुल बढ़िया हाई क्वालिटी। अब आपने पढ़ ही लिया कि इंडिया में है, अगर हम अपना रॉ मटेरियल ढूंढने निकलेंगे, अगर हम अपने लिए फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक ढूंढने निकलेंगे, तो वो हाई क्वालिटी का बहुत फैब्रिक हमें इंडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें इन्होंने क्या बताया दैट इंडिया में यार्न प्रोड्यूस होता है हाई क्वालिटी का, फैब्रिक नहीं होता। तो एज अ रिजल्ट हमें वो फैब्रिक बाहर के देशों से इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, और इम्पोर्ट कराओगे तो ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा। तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि हम अपना यार्न उनको बेच देते हैं और उनसे इंपोर्ट कराते हैं फैब्रिक महंगा होता है। यहीं पे अगर हमारे यहाँ उस हाई क्वालिटी यार्न को यूटिलाइज करके फैब्रिक अगर बन जाए तो वो फैब्रिक हमें सस्ते में मिलेगा। तो अब मूव करते हैं हम आप बाकी प्रॉब्लम्स पे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेस करती हैं। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेस करती हैं। तो पहला है स्केर्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। हमारी मोस्टली गुड क्वालिटी कॉटन हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज हमारे पाकिस्तान के पास चले गए हैं डिवीजन के बाद। ओल्ड मशीनरी है, जितनी भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन की, वहाँ पे ज़्यादातर ओल्ड मशीनरीज हैं। इराटिक पावर सप्लाई, यानी कि बार बार लाइट जाती रहती है, तो पावर लूम्स जो है वो बंद हो जाती हैं, तो काम रुक जाता है। ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अच्छे से काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। अब बहुत सारे और फाइबर होते हैं, जैसे नाइलॉन हो गया एंड पॉलिस्टर हो गया, इसका बहुत टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को। क्यों फेस करना पड़ रहा है गाइस? क्योंकि ये तो सिंथेटिक फाइबर के केमिकल्स के बने होते हैं, इन्हें कोई एग्रीकल्चर की बनाई हुई कॉटन से थोड़ी निकालते नहीं, ये तो केमिकली प्रोड्यूस्ड होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये। तो ये जो हैं सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू द नेचुरल वंस। तो इस वजह से हमारे को क्या होता है, टफ कंपटीशन झेल रही है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ड्यू टू सिंथेटिक फाइबर्स। तो विद दिस हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्री पे, दैट इज जूट टेक्सटाइल्स। तो अब हमें जूट टेक्सटाइल्स एंड उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। जूट के गुड्स का भी और जूट का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। बट अगर हम एक्सपोर्टर की बात करें तो एक्सपोर्टर पे नंबर 1 पे बांग्लादेश आता है, हम आते हैं सेकंड के ऊपर। अब वो क्यों आते हैं वो भी अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर हम अपनी मिल्स की बात करें, जूट मिल्स जितनी भी हैं हमारी, वो वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश्ड है। इंडिया की जूट मिल्स क्यों है भाई? क्योंकि वहीं पे जो है जूट उगता है, कल्टीवेशन जूट का वहीं होता है, वेस्ट बंगाल में, नियर द हुगली रिवर। हुगली रिवर आपको पता है, हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ जो है उसी एरिया में
जूट का प्रोडक्शन होता है, जूट का कल्टीवेशन होता है, जूट उगता है यहाँ पे। तो भाई मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज वहाँ लगाई जाती हैं। जैसे ब्लैक सॉइल पे कॉटन उग रही थी तो वहाँ महाराष्ट्र गुजरात में हमने कॉटन मिल लगा दी। अब यहाँ पे जूट उग रहा है तो इसलिए हमने वेस्ट बंगाल में क्या लगा दिया है, जूट मिल्स जितनी भी है वेस्ट बंगाल में हमने जो है इस्टेब्लिश कर दी है। अब जितनी भी जूट है हमारी कल्टीवेट होती है हुगली रिवर की नैरो बेल्ट में, तो इसलिए हमारी जो फर्स्ट जूट मिल थी गाइस वो भी इस्टेब्लिश हुई थी 1855 में एट रिश्रा में इन कोलकाता। कोलकाता का है, वेस्ट बंगाल में है। बट गाइस आफ्टर द पार्टीशन क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे ये हुगली रिवर है वहाँ पे बहुत सारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल के पास में यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है, हमारी नेबरिंग कंट्री। तो जब हमारा पार्टीशन हुआ था पहले पता है क्या हुआ था, पहले एक वेस्ट पाकिस्तान बना था और एक ईस्ट पाकिस्तान बना था। बीच में इंडिया, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और फिर एक वॉर होता है और उसके बाद इस ईस्ट पाकिस्तान को क्या बना दिया जाता है, बांग्लादेश बना दिया जाता है। तो गाइस जब हमारा पार्टीशन हुआ तो हमारे कुछ जूट कल्टीवेटिंग एरियाज हैं, यानी कि जहाँ पे जूट उगता था, जूट के खेत आप मान लो एक तरीके से, जो जूट कल्टीवेशन एरियाज थे वो बांग्लादेश की साइड चले गए। तो अब जो है बांग्लादेश में भी जूट कल्टीवेट होता था, इंडिया में भी होता था, और जितनी भी मिल्स थी, फैक्ट्रीज जितनी भी थी वो तो सब इंडिया में ही रह गई। तो इसलिए बांग्लादेश सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्यों है हमारे जूट का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जूट जो है बांग्लादेश यहाँ इंडिया में एक्सपोर्ट कर देता है, जिनको हम अपनी मिल्स के अंदर जो है प्रोसेस कर लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों बांग्लादेश फर्स्ट एक्सपोर्टर है जूट का, और हम लोग जितना भी जूट हमारा उगता है उसको अपनी कंट्री में ही जो है उसको फर्दर प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो हमारी जूट इंडस्ट्रीज है मेनली हुगली रिवर के पास में ही जो है लोकेटेड है। जितनी भी जूट मिल है वहाँ वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास है। कुछ जो जूट है हम एक्सपोर्ट करा लेते हैं बांग्लादेश से, हमारे यहाँ भी बहुत उगता है। तो जितनी भी जूट मिल्स है कहाँ पे है, बंगाल में है हमारे, और हुगली रिवर के पास में। अब वो क्यों है उसके लिए हमारे को यहाँ और भी बता रखा है। हमें तो पता है कि क्यों हम किसी इंडस्ट्री को किसी एरिया के पास में लगाते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल देखने के लिए। तो यस, हुगली रिवर में ही जो है, हुगली रिवर के बेसिन में ही वहीं आसपास में जूट प्रोड्यूस होता है, तो उसके पास में तो इंडस्ट्री लगाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, प्रॉक्सिमिटी मतलब नियर, बहुत ही नियर है। तो यहाँ पे जूट प्रोड्यूस हो रहा है, यहीं पे आप फैक्ट्री लगा दो, आराम से रॉ मटेरियल आपके पास पहुंच जाएगा। अब रॉ मटेरियल पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, यानी कि हुगली रिवर के थ्रू वाटर वे मिल जाता है हमारे को, हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रेलवेज भी है, रोडवेज भी है एंड वाटरवेज भी है, जिससे आराम से जो है रॉ मटेरियल यानी कि रॉ जूट हम फैक्ट्रीज तक पहुंचा सकते हैं और वहाँ से मार्केट्स तक पहुंचा सकते हैं। अबंडेंट ऑफ वाटर, देखो हुगली रिवर का पानी है वहाँ पे, और जूट प्रोडक्शन के अंदर पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी भी अवेलेबल है। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स, अब जो जूट मिल के लिए जितने भी लेबर की हमें ज़रूरत है वो हमें एडजॉइनिंग स्टेट्स और वेस्ट बंगाल से मिल जाती है। आराम से जो है लोग इन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, जूट मिल्स में काम करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल द बेनिफिट्स जो मिलते हैं हुगली रिवर के पास में ही यहाँ पे हमारी जूट मिल्स लगाने की। और एक और बेनिफिट मिलता है, कोलकाता एक लार्ज अर्बन सेंटर है, कोलकाता कितनी बड़ी सिटी है, तो जूट मिल जब हम यहाँ जूट इंडस्ट्रीज हमने लगाई तो बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक इंडस्ट्री को चाहिए होती है, जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, पोर्ट फैसिलिटीज़ हो गई, वो सब हमें कोलकाता अर्बन सेंटर से मिल जाती है। तो इसलिए हम जूट को जो है कहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं, नियर द हुगली रिवर। अब हम पढ़ते हैं जूट एंड इट्स प्रॉब्लम्स, यानी कि जूट इंडस्ट्रीज क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। सबसे पहले प्रॉब्लम वही है कि हमारा जो काफ़ी सारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश के पास चला गया, 3/4 एरिया बांग्लादेश के पास चला गया। नेक्स्ट, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, जूट प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है इसकी। डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट, बट अगर हम देखें तो जूट की जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जूट महंगा होता है। वहीं पर जूट का काम क्या होता है, जूट से क्या बनते हैं, बैग बनते हैं, जूट बैग हो गया, बोरे हो गए, ये सब बनते हैं। और आजकल क्या होने लग गया है, ये सब काम किससे होने लगे, प्लास्टिक से, प्लास्टिक बैग बनने लगे हैं, पॉलीथीन बनने लग गई हैं, तो वो सस्ती होती है एज कम्पेयर टू द जूट वंस। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में जूट की डिमांड कम हो रही है, तो इसलिए प्रॉब्लम फेस कर रही है हमारी जूट इंडस्ट्रीज। टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, यही मैं कह रही हूँ, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, ये तो जो है अपनी तो सिंथेटिक फाइबर्स के थ्रू यानी कि प्लास्टिक वगैरह से बैग्स एंड ऑल दैट बना देते हैं, वो सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू आर जूट वंस। तो इस वजह से जूट इंडस्ट्रीज को काफ़ी सेटबैक झेलना पड़ रहा है। हमारी गवर्नमेंट है गाइज, उसने इसके लिए वर्क करा है, बिकॉज गाइज ये जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक बैग्स है, ये तो बिल्कुल ही हमारी जूट इंडस्ट्री को डिवास्टेट कर सकते हैं। बट हमारी गवर्नमेंट ने पैकेजिंग के लिए जूट का यूज़ करना इंडिया में कंपलसरी कर दिया है कि कोई भी चीज़ अगर पैकेज होगी तो वो जूट बैग्स के अंदर होगी, जिससे कि जूट इंडस्ट्रीज भी चलती रहे। ऐसा ना हो कि फिर जूट की तो डिमांड ही खत्म हो जाएगी और उससे क्या होगा, जूट मिल्स बंद हो जाएंगी, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना है जूट मिल से वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने मैंडेटरी कर दिया है यूज ऑफ जूट
जूट इन द पैकेजिंग। इससे जो है डिमांड बढ़ती है जूट की और उससे हमारी जूट इंडस्ट्री जो है वो वर्क कर रही है। द मेन मार्केट्स आर यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जितना भी हमारा जूट का प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम कहाँ बेचते हैं? यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। आजकल अगर आप देखो जो ग्लोबल कंसर्न चल रही है हमारी कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसलिए भी लोग आजकल जो है जूट बैग्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए भी हमारी जूट इंडस्ट्रीज को फ़ायदा हो रहा है एंड हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है हमारी जूट प्रोडक्ट्स के लिए। तो विद दिस हमने जूट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट इंडस्ट्री पे आते हैं, दैट इज शुगर इंडस्ट्रीज। तो अब हमें पढ़ना है शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बट अगर हम बात करें गुड़ की और खांडेसरी की तो उसका फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। गुड़ क्या होता है? जैगरी। खांडेसरी एक टाइप का आप कह सकते हो मिश्री टाइप होती है, उसके हम फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट हम शुगर के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब जो रॉ मटेरियल यूज होता है शुगर के बनने में वो क्या है? शुगर केन है, शुगर केन, ठीक है। अब ये शुगर केन काफी बल्की होता है एंड इसमें सुक्रोज कंटेंट होता है, यानी कि इसमें जो मीठा वाला कंटेंट होता है गाइस उसके में एक प्रॉब्लम है। यानी कि ये जो शुगर केन है ना गाइस, इसको जब हमने कल्टीवेट कर लिया, इसको हार्वेस्ट कर लिया, तो इसे जल्दी से जल्दी आपको शुगर मिल में पहुंचाना पड़ेगा। किस करने के लिए? प्रोडक्शन फर्दर करने के लिए इसका शुगर में, क्योंकि जो है इसका जो सुक्रोज कंटेंट है विद टाइम जो है डिक्रीज होता रहता है। तो अगर आप जो है, इसलिए हमारे को ये मेंटेन करना पड़ता है कि जब भी शुगर केन कटे तो वो जल्दी से ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रक में बैठ के शुगर मिल तक पहुंच जाए, जिससे उसको सुक्रोज कंटेंट हाई रहे। क्योंकि अगर सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा तो उससे प्रोडक्टिविटी लो होगी, उस गन्ने में मीठा कम होगा, आप एक तरीके से ये मानो तो कम चीनी बनेगी, और वहीं उस समय पे उसमें हाई सुक्रोज कंटेंट होगा, ज़्यादा मीठापन होगा तो ज़्यादा चीनी बनेगी। तो अगर सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा, अब गन्ना कट के खेत से शुगर मिल में जाने में टाइम तो लगेगा, तो वो जो रास्ता है, जो हॉलेज यहाँ लिखा है उसको, जो रास्ता है, अगर वो रास्ता लंबा होगा तो सुक्रोज कंटेंट कम होता जाएगा और उससे जो है प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा, शुगर मिल वालों को नुकसान होगा। बट अगर वो जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो गया, जल्दी से शुगर केन जो है जैसी कटाई हुई गन्ने की वैसे ही हमने उसको शुगर मिल में पहुंचा दिया, तो उसका सुक्रोज कंटेंट जब हाई होगा तभी हम उससे चीनी बनाएंगे तो हमें फायदा होगा। तो इसीलिए गाइस जो शुगर मिल है, ये बात आपको क्यों बताई गई है, शुगर मिल उन्हीं एरियाज में लगाई जाती है जहाँ आसपास में शुगर केन की कल्टीवेशन हो रही हो। जैसे कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे जहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया है, मेनली आप उत्तर प्रदेश और बिहार में जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी शुगर मिल्स मिलेंगी। तो जहाँ पे शुगर केन उग रहा होता है उसी के पास में हम शुगर केन मिल लगा देते हैं, जिससे आराम से जल्दी से ट्रांसपोर्ट होके शुगर केन मिल्स तक पहुँचे, जिससे उसका सुक्रोज कंटेंट जो है कम ना हो। और भी जगहों पे शुगर केन प्रोड्यूस होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। ओके गाइस, अब आगे मूव करते हैं। 60% ऑफ जो मिल्स है, यानी कि जो शुगर मिल्स है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में और बिहार में, यूपी में और बिहार में, क्योंकि आसपास में खेत है बहुत सारे शुगर केन के। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि शुगर केन का सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा तो फ़ायदा नहीं होगा हमारे को, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी शुगर मिल्स है वो शुगर केन के जो खेत होते हैं उसके पास में ही लगा दी जाती है। तो इसलिए जल्दी से शुगर केन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहाँ पे उनका फर्दर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट चीज़ हमें बता रखी है ये दैट ये जो इंडस्ट्री होती है ये सीजनल होती है नेचर में। सीजनल होती है का मतलब ये है गाइस कि एक बार आपने जब गन्ने को काट लिया, ठीक है, शुगर केन को जब आपने काट लिया है तो आपको उसी समय उन्हें प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो। जैसे कॉटन जो है, कॉटन भी सीजनल होती है, कॉटन को आप स्टोर करके रख सकते हो, कभी भी पूरे साल उससे कपड़ा बनाते रहो, वियान बनाते रहो, ठीक है गाइस। बट ये जो शुगर केन है इसको आपको हैंड टू हैंड जो है प्रोसेस करना पड़ेगा फर्दर, ठीक है गाइस। तो जब शुगर मिल्स के अंदर जैसे ही शुगर केन जाता है तो वहाँ पे फर्दर प्रोसेस हो जाता है एंड देन शुगर मिल जो है उतने समय ही वर्क करती है जितने समय वहाँ पे शुगर केन आता है, ठीक है गाइस। फिर नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीजन आता है, फिर दोबारा से वहाँ पे जो है शुगर केन जाता है। तो ये सीजनल होता है नेचर में, ठीक है, एक ही सीजन काम हो रहा होता है, जैसे ही शुगर केन वहाँ पहुँचता है तो वहाँ काम चलता है। तो इसलिए ये जितनी भी शुगर मिल्स होती हैं इनको कोऑपरेटिव्स रन करते हैं। मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कोऑपरेटिव्स मतलब यानी कि जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होते हैं, यानी कि शुगर केन के सप्लायर जो यानी कि शुगर केन कल्टीवेटर्स जो हैं और जो हमारे शुगर मिल्स को चलाते हैं लोग, वो मिल के ये काम करते हैं, ठीक है गाइस। एंड यूजुअली ये होता है कि जितने भी शुगर केन कल्टीवेटर्स होते हैं यानी कि गन्ने के जो फार्मर्स होते हैं वही मोस्टली जो है शुगर मिल्स को मिल के चलाते हैं। उससे क्या होता है, जैसे ही ये गन्ने काट लेते हैं जल्दी से ये वहाँ शुगर मिल्स में गन्नों को पहुँचाते हैं और वहाँ पे उनका फर्दर प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो इसलिए गाइस जो शुगर मिल्स है जब उनको कोऑपरेटिव सेक्टर चलाता है तो वो आइडियल होता है। आइडियल मतलब कि सही होता है, क्योंकि ये काम में आपको जल्दी से इस काम को कंप्लीट करना होता है, ठीक है गाइस। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास कोऑपरेटिव सेक्टर का, अगर आपको समझनी हो इस चीज़ को, जैसे कि अमूल है गाइस। अमूल क्या है?
अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है गाइस। तो दूध जो है उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो, जल्द से जल्द आपको एक ही दिन के अंदर जो है लोगों के घरों तक उसे पहुंचाना होगा। दुकानों पे आता है, आप दुकान से जाके अमूल के दूध का पैकेट घर पे लेकर आ जाते हो, ठीक है गाइस। तो इसमें भी कोऑपरेटिव सेक्टर रन करता है। देयर इज अ सो मैनी लार्ज चेन, इतनी बड़ी चेन होती है। अलग अलग गाँव से प्रोड्यूसर्स जो हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है, अब अमूल में रॉ मटेरियल क्या हुआ, दूध है। जो दूध जब वो निकाल लेते हैं एनिमल्स में से, तो वो जो है प्रोड्यूसर्स जो है वो जल्द से जल्द उसको मिडलमैन्स होते हैं उन तक पहुंचाते हैं, फिर वहां से जो ट्रांसपोर्ट होकर हमारे शहरों तक दूध आ जाता है। तो ये कोऑपरेटिव की तरह रन करता है, मिक्स करके मिल के लोग इस काम को चलाते हैं। ऐसे ही शुगर केन में होता है, जो फार्मर्स होते हैं, जो शुगर केन के फार्मर्स होते हैं, कल्टीवेटर्स होते हैं, वही जो है शुगर मिल्स को ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए शुगर मिल्स सीजनल भी होते हैं, यानी कि शुगर केन जो है एकदम से आप लोगों को उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसलिए गाइस कोऑपरेटिव सेक्टर सबसे आइडल होता है शुगर मिल्स के अंदर, ठीक है गाइस। अब आगे मूव करते हैं। अब रिसेंटली कहा जाता है दैट ये जो हमारी मिल्स है इनको हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया, कितनी परसेंटेज है याद रख लो, 60%, यानी कि 60% तो यूपी और बिहार में है शुगर मिल्स। अब ये कहा जा रहा है कि इन शुगर मिल्स को हमें जो है शिफ्ट कर देना चाहिए। बहुत सारी हैं यूपी और बिहार में, तो शुगर मिल्स को शिफ्ट कर देना चाहिए महाराष्ट्र में, एंड जितनी भी हमारी सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स है, इंडिया का सदर्न पार्ट नीचे और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए। अब क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि उसका एक रीज़न है गाइस। क्योंकि महाराष्ट्र में और ये जो सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट है हमारा, वहाँ पे जो शुगर केन उगाई जा रही है उसमें हाई सुक्रोज कंटेंट है, यानी कि जो मीठा वाला कंटेंट है वो ज़्यादा है, और मीठा वाला कंटेंट ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा चीनी निकलेगी। तो इसलिए गाइस ये कहा जा रहा है कि शुगर मिल्स को महाराष्ट्र भेज दिया जाए। अब आप जो है अगर शुगर केन को अगर 60% मिले तो यूपी में लगी है, अब महाराष्ट्र से अगर आप शुगर केन को यूपी तक लेके जाओगे, भाई महाराष्ट्र वाला शुगर केन बढ़िया है, तो क्या आप महाराष्ट्र वाले शुगर केन को जब यूपी तक ले जाओगे तो उसका सुक्रोज कंटेंट तो नीचे चला जाएगा। तो इसलिए अच्छा ये होगा कि अगर हम मिल्स को शिफ्ट कर दें महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के शुगर केन में, ये सदर्न वेस्टर्न स्टेट की शुगर केन में तो सुक्रोज कंटेंट भी आई है, तो इससे हमारी प्रोडक्शन पे क्या पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जब ज़्यादा मीठे गन्ना को हम प्रोसेस करेंगे तो ज़्यादा चीनी आएगी हमारे पास में, उससे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को रॉ मटेरियल को थोड़ी वहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल का सुक्रोज कंटेंट कम हो रहा है, तो इसलिए हम मिल्स को अगर शिफ्ट कर देंगे महाराष्ट्र में, इससे हमें बहुत फायदा होगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि क्यों कहा जा रहा है कि हमें मिल्स को शिफ्ट कर देना चाहिए महाराष्ट्र में, तो आप समझ गए हो कि जो महाराष्ट्र की साइड जो शुगर केन उग रहा है उसका हाई सुक्रोज कंटेंट है, तो अगर हम वहाँ पर मिल्स लगा देंगे तो जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो गए शुगर मिल्स में, वहाँ पर वो गन्ने जाएंगे और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। और जो कूलर क्लाइमेट है वहाँ का, जो महाराष्ट्र साइड है, यहाँ पर थोड़ा कूलर क्लाइमेट है, मॉइस्ट क्लाइमेट है थोड़ा सा, तो इसकी वजह से जो क्रशिंग सीजन है, यानी कि हम गन्ने को ज़्यादा समय तक क्रश कर सकते हैं, और जो सुक्रोज कंटेंट हाई होता है तो वो कम भी नहीं होता, तो कुछ समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। एंड इन एरियाज़ में महाराष्ट्र, सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट जो है, यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर अच्छे से रन करते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव्स जो है अच्छे तरीके से रन करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए गाइस कहा जा रहा है कि हमें शिफ्ट कर देनी चाहिए 60% जो शुगर मिल्स यूपी एंड बिहार में सिचुएटेड है, ज़्यादा हमें शिफ्ट कर देनी चाहिए। अब कहाँ, महाराष्ट्र में, सदर्न वेस्टर्न पार्ट्स में। तो अब हम मेजर चैलेंजेस पढ़ते हैं जो शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो फेस कर रही है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो भी आप इंडस्ट्री पढ़ोगे उसके आपको चैलेंज तो पढ़नी है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। उसमें लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर सही से काम नहीं कर रही है, और ओल्ड इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी या मशीनरी, ये सब में आ जाता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की हर एक इंडस्ट्री को जरूरत है। नई टेक्नोलॉजी आएगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट आप किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी इंडस्ट्री का आ जाए, मेजर चैलेंजेस लिखने को आ जाए, तो वो ऐड कर सकते हो। तो 2 पॉइंट कौन से होते हैं, ओल्ड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो मशीनरी, प्रोडक्शन मेथड, और जो हमारा लेबर है वो तो आप सब में ऐड कर सकते हो। तो अब देखते हैं मेजर चैलेंजेस जो फेस करती है हमारी शुगर केन इंडस्ट्री। सबसे पहला क्या हो गया, ये सीजनल है नेचर में। ऑब्वियसली सीजनल समझ में आ गया ना आपको, कि जब गन्ने कटे चले गए शुगर मिल में, प्रोसेस हो गए, उसके बाद तो शुगर मिल वाले खाली बैठ जाते हैं। क्या करें, वो एक बार हार्वेस्ट आ गया, उसके बाद जब वो सारी चीनी उससे प्रोसेस कर लेते हैं, देन दे डोंट हैव एनी वर्क, देन दे हैव टू सिट फ्री, ठीक है। तो इसलिए कोऑपरेटिव्स रन करते हैं। जो फार्मर्स है, जब उनके हार्वेस्टिंग हो जाती है, वो अगली फसल बो देते हैं, तो वहाँ जाके शुगर मिल में काम करते हैं, और फिर जैसे ही शुगर मिल में सारी शुगर प्रोसेस हो चुकी होती है, इतने में नए गन्ने जो है वो उग चुके होते हैं, तो फिर वो वहाँ वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है इस तरीके से कोऑपरेटिव सेक्टर जब रन करता है शुगर केन्स को, तो इससे हमारे को प्रॉफिट होता है। तो तभी क्या आ जाता है कि कोऑपरेटिव्स को रन करना चाहिए शुगर केन्स को। तो इसलिए ये सीजनल है। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये सीजनल है, एक सीजन में ही काम होता है। नेक्स्ट हो गया इसका गाइस, ट्रांसपोर्ट पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर शुगर केन देर से ट्रांसपोर्ट हो गया, रॉ मटेरियल जो है शुगर मिल्स तक देर से पहुंचेगा, शुगर केन देर से पहुंचेगा, उसका सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट जो है मैक्सिमाइज यूज ऑफ बगीज। अब ये बगीज क्या है, मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, बगीज, ठीक है। तो लर्न कर लो, इससे आपको स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। जो गन्ना होता है, आपने कभी गन्ने का रस पिया है, यानी कि कभी जूस पिया है गन्ने का,
हमारे यहाँ आता है, घर के बाहर कई बार आता है, और कई बार जूस शॉप्स में भी मिलता है। तो जब वो गन्ने का रस निकलता है तो आपने देखा होगा वो गन्ना का जो बचा हुआ पीस होता है रफेज टाइप का, वो ऐसे ही रह जाता है। तो उसका क्या काम है, आप उसको एनिमल्स को फीड कर सकते हो। बट शुगर मिल्स में तो बहुत सारा बगीज होता है, कितने एनिमल्स को खिला लोगे। तो बगीज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना ही एक मेजर चैलेंज है। अगर हम चाहे तो बगीज को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसको हम बायो गैस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैन्योर के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट बगीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ये एक चैलेंज है। तो विद दिस आपने शुगर केन इंडस्ट्री अच्छे से पढ़ ली, तो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्री पे, दैट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब ये हमारा नेक्स्ट आ गया। अभी तक हम पढ़ रहे थे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। जैसे कॉटन एग्रीकल्चर से होगी, जूट एग्रीकल्चर से होगा, शुगर एग्रीकल्चर से आई, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके गाइस, तो चलो पढ़ते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है, या की इंडस्ट्री। बेसिक की इंडस्ट्री अभी ऊपर समझाया था, याद है आपको, नीचे टाइम स्टैम्प्स भी डाले मैंने। बेसिक की इंडस्ट्री कौन सी, जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनाती है। जैसे कोई आयरन की रॉड बनाने की इंडस्ट्री है, यानी कि आयरन के सरिये बनाने की इंडस्ट्री है, तो उनको आयरन कौन देगा, रॉ मटेरियल कौन देगा उनको, आयरन इंडस्ट्री देगी। आयरन को भी तो ओर में से जो है रिफाइन करके आयरन बनाया गया होगा, तभी तो वो सरिये वाली इंडस्ट्री में जाएगा और उससे उसका सरिया बनेगा। तो इसलिए गाइज जो ये हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये की इंडस्ट्रीज में आती हैं, ये दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट, हैवी, मीडियम एंड लाइट, ऑल द अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। अब देखो ये आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है, ये रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड करती है, साथ ही के साथ जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज है ये इन पे मशीनरी के लिए भी डिपेंडेंट है। जैसे कि गाइज आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, एक बिस्किट बनाने की क्या है हमारी एक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो बिस्किट बना रही है, या फिर चिप्स बना रही है। आपने हिस्ट्री टीवी पे एक शो आता था मेगा फैक्ट्रीज करके शायद कुछ, उसमें हमें दिखाते थे कैसे लेस के चिप्स बनते हैं। तो हमने देखा था वो जो आलू है वो कन्वेयर बेल्ट पे चलते हुए आते हैं, फिर फ्रायर में जाते हैं, फिर वो पैकेजिंग होती है, कितने अलग तरीके से काम चलता है फैक्ट्रीज में। तो हर फैक्ट्री में, या टी शर्ट मेकिंग अगर आप फैक्ट्री देखोगे तो वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी है। कोई सी भी फैक्ट्री होगी वहाँ पे एक चीज़ कॉमन होगी, क्या, मशीन होती है जिससे वो जो है चीज़ बनती है। तो वो मशीन जो है, उस मशीन में हमेशा आयरन स्टील ये सब यूज़ हुआ होगा। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड की, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें जो मशीनें होती हैं उसमें आयरन और स्टील लगता है। तो वो आयरन एंड स्टील के लिए किस पे डिपेंडेंट होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है गाइस, अब ये स्टील की क्या काम होता है ये हमें बता रखा है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स में काम आता है, कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है स्टील, डिफेंस में, मेडिकल में, टेलीफोनिक, साइंटिफिक, यानी कि कई मेडिकल्स में भी काम आता है। डिफेंस यानी कि जब हथियार वगैरह बनने होते हैं उसमें भी काम आता है। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन में भी काम आता है। सब चीज़ों में, साइंटिफिक इक्विपमेंट, हर एक चीज़ में स्टील भी काम आता है। तो आयरन स्टील दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे यहाँ पे हमें इस पैरा में बता रखा है दैट आयरन एंड स्टील जो है ना, एक कंट्री के डेवलपमेंट इंडिकेटर भी होते हैं, यानी कि ये भी शो करते हैं कि एक कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है। वो कैसे, जितना किसी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है आयरन एंड स्टील का और जितना कंजम्पशन हो रहा है, वो शो करता है कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है। जैसे कि अगर कंट्री में डेवलपमेंट आएगा तो फैक्ट्रियाँ लगेंगी, फैक्ट्री में स्टील और आयरन की जरूरत पड़ेगी। लोगों के पास पैसा आएगा, वो बढ़िया बढ़िया घर बनाएंगे अपने, उसमें भी आयरन एंड स्टील की जरूरत पड़ेगी। तो भाई अगर किसी कंट्री में आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो वो कंट्री का डेवलपमेंट शो करते हैं। ठीक है, रोड बननी है, रेलवेज बननी है, कोई ब्रिज बनना है, कोई घर बनना है, हॉस्पिटल बनना है, कोई मेडिकल, हर एक चीज़ में आयरन एंड स्टील को यूज़ किया जाता है। ये क्या है, हमारी बेसिक की इंडस्ट्री में आती है, हैवी इंडस्ट्री में आती है। तो भाई अगर किसी कंट्री में आयरन एंड स्टील का कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, अब आगे हमारे को बता रखा है गाइस कि इसमें एक प्रॉब्लम होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। वो क्या होती है कि इसका जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो आयरन एंड स्टील बनाने के लिए रॉ मटेरियल, जो ओर्स होते हैं, वो काफ़ी हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक प्रॉब्लम दे रखी है। अब आगे हमारे को गाइस यहाँ पे स्टील मेकिंग प्रोसेस बता रखा है कि स्टील कैसे बनता है। तो स्टील बनाने के लिए, जैसे अगर आप कोई खाने की चीज़ बनाते हो तो कैसे बनाते हो, वो जैसे आप कोई रेसिपी लर्न करते हो, ऐसे स्टील बनाने की रेसिपी लर्न कर लो। अगर स्टील बनाने की रेसिपी के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, एक आयरन ओर, दूसरा कुकिंग कोल यानी कि कोयला, और तीसरा लाइमस्टोन की जरूरत पड़ती है, जो आयरन ओर में से जो इम्प्योरिटीज़ है उसे निकालने के काम आती है। तो आयरन ओर जो होता है, जब उसे अर्थ की बेड में से निकाला जाता है, वो बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं उनके, तो उनको
4:2:1 के रेशियो में। अब इसको कैसे मिक्स करते हैं, जैसे आप कोई अगर खाने की चीज़ बनाते हो तो 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच नापते हो ना, तो वैसे ही आयरन और कुकिंग कोल एंड जो लाइमस्टोन है उसको किस रेशियो में यूज़ करा जाता है, 4:2:1 के रेशियो में यूज़ करा जाता है। सबसे ज़्यादा आयरन और यूज़ होता है, देन कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन क्यों ऐड करा जाता है, इंप्योरिटीज़ को हटाने के लिए, यानी कि जो ये आयरन और होता है उसमें से जितनी इंप्योरिटीज़ है उसको हटाने के लिए। प्लस कभी कभी जो है यहाँ लिखा है सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। उसके बाद जब ये हमारा रेडी हो जाता है तो उसके बाद स्टील को हार्ड करने के लिए जो है हम उसमें मैग्नीज भी ऐड करते हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें हमारे को स्टील मेकिंग का एक डायग्राम दे रखा है, फ्लो चार्ट दे रखा है, जिससे हम देख सकते हैं कैसे हम लोग जो है स्टील को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बार पहले उस डायग्राम को देखते हैं, देन इसको कंटिन्यू करेंगे। सो हियर यू कैन सी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कैसे होती है। सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है प्लांट पे, यानी कि जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए, आयरन ओर चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, कोल चाहिए, सब कुछ आएगा हमारा कहाँ पे, एक फैक्ट्री के ऊपर या फिर जो प्रोडक्शन हाउस है, प्लांट है वहाँ पे, ठीक है। देन आयरन ओर को मेल्ट करा जाता है, उसमें ऑब्वियसली कोयले की ज़रूरत पड़ती है। देन उसमें जो है लाइमस्टोन को मिक्स करा जाता है, किस लिए मिक्स करा जाता है, इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत स्लैग होता है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो कुछ भी है, जितनी इम्प्योरिटीज़ है उस सबको हटाने के लिए लाइमस्टोन यूज़ होता है। एंड कोक इज़ बर्न टू हीट द ओर, यानी कि कोयले की ज़रूरत क्या है, ओर को गर्म करने के लिए हमें कोयले की ज़रूरत पड़ती है। ओके गाइस, विद दिस हम क्या करते हैं, जो मोल्टन मटेरियल होता है, जब हम इतना सारा आयरन ओर में से लोहा जो पिघला लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, मोल्टन मटेरियल इज पोर्ड इनटू द मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स। इनको फिर साँचों में डाल दिया जाता है। मोल्ड्स मतलब साँचे, जैसे हम लोग केक बनाते हैं तो उसको केक मोल्ड में डालते हैं ना, वैसे ही इस पिघले हुए जो आयरन होते हैं उसको हम साँचों में डालते हैं, मोल्ड्स में डालते हैं, जिनको कि बोला जाता है पिग्स। तो एग्जाम के लिए याद कर लो, व्हाट आर पिग्स, ठीक है। तो जब इनको हम साँचों में डाल देते हैं, ये सेट हो जाते हैं, तो उससे हमारे को क्या मिलता है, एक पिग आयरन मिलता है। क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है। उसके बाद इस पिग आयरन को जो है स्टील मेकिंग में फर्दर यूज़ करा जाता है। पिग आयरन से स्टील बनता है। पिग आयरन को फर्दर प्योरीफाई करा जाता है, मेल्ट करा जाता है और इसमें मैग्नीज ऐड कर दिया जाता है, निकल और क्रोमियम भी ऐड करा जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें। उससे क्या होता है, स्टील बन जाता है। बताया ना मैंने आपको स्टील के इसलिए स्टील में मैग्नीशियम ऐड किया होता है उसको हार्ड करने के लिए। तो जब हम पिग आयरन को जो है फर्दर प्योरीफाई करते हैं एंड उसमें मैग्नीज वगैरह ऐड कर देते हैं तो फिर हमारा स्टील जो है वो बन जाता है। आफ्टर दैट जब आपके पास स्टील आ जाए तो आप उससे कुछ भी शेप्स बना सकते हो, ठीक है गाइस। आप उसे रोल करो, प्रेस करो, कास्ट करो, फॉर्ज करो, योर विश, ठीक है। तो ये आपने स्टील मेकिंग प्रोसेस भी लर्न कर लिया, क्योंकि हम एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं छोड़ते, एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो इसलिए आपको मैंने स्टील मेकिंग प्रोसेस बता दिया है। तो अब ऊपर चलते हैं और पढ़ते हैं हमने जहाँ पे लीव करा। अब आगे हमें बता रखा है दैट जो हमारी आयरन एंड स्टील प्लांट्स है उन्हें हमें कहाँ लोकेट करना चाहिए, यानी कि कहाँ पे हमें आयरन एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगानी चाहिए। तो ऑब्वियसली वहाँ लगानी चाहिए जहाँ पे जो हमारा रॉ मटेरियल है आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके एंड जो है आसपास मार्केट में आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। तो अगर हम 2019 की बात करें तो विद 111 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्ड सेकंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। तो इंडिया 2019 में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लर्न कर लो, सेकंड नंबर पे आया था अमंग द क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर आपको पिग आयरन समझाया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो स्पॉन्ज आयरन क्या होता है, एक कच्चा आयरन होता है। ये पिग आयरन की तरह नहीं होता, ये रॉ फॉर्म में होता है, थोड़ा कच्चा आयरन होता है, तो इसको स्पॉन्ज आयरन कहते हैं। तो स्पॉन्ज आयरन के तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, बट जो हमारा ये है क्या कहते हैं, जो हमारा क्रूड स्टील है उसके हम सेकंड है इन द वर्ल्ड। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन नोट्स बना के लिखते रहो, ठीक है। अब हमारे को आगे बता रखा है 2019 में जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन था स्टील का वो कितना था, 74.3 kg पर एनम। एक साल में एक जन कितना स्टील कंज्यूम करा था, 74.3 kg। और जो है अगर हम वर्ल्ड वाइड एवरेज देखें तो ये कितना है, 229.3 kg। तो हमारा उस हिसाब से कम है। एंड इसका क्या यार, हम ये क्यों देख रहे हैं, आप सोच रहे होगे कि कौन कितना स्टील जो है वो कंज्यूम कर रहा है, ये क्यों सोच रहे हो, कोई खाने की चीज़ थोड़ी है ये कौन कितना कंज्यूम कर रहा है। तो स्टील कंजम्पशन से ना हम इंडिकेटर लगाते हैं अपने डेवलपमेंट का, जैसे कि अगर जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टील कंज्यूम करेंगे, जितनी हमारी अगर ये हमारा बढ़ गया ना, मतलब हमारी कंट्री में डेवलपमेंट आ रहा है। क्यों गाइस, स्टील किस में यूज़ आता है, आयरन किस में यूज़ आता है, घर बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में स्टील की जरूरत पड़ती है। तो जितना स्टील का पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा मतलब उतना कंट्री में डेवलपमेंट आ रहा है। तो इसलिए जो है हमारा अभी पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है, 74.3 kg। वर्ल्ड वाइड एवरेज है 229.3 kg। तो अभी हमें बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अब हम पढ़ते हैं आगे, हमें बता रखा है दैट मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट टेक देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज सेल। तो जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जितनी भी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो ज़्यादातर अपना स्टील कहाँ से लेती हैं, वो लेती हैं सेल से, दैट इज स्टील
अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब गाइज आगे हमारे को कंपैरिजन दे रखा है इंडिया और चाइना के स्टील प्रोडक्शन का, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन का। तो अगर हम चाइना की बात करें तो इन 1950s में, 1950 में चाइना और इंडिया जो था ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील जो था वो प्रोड्यूस कर रहा था। बट अगर हम आज का देखें तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, स्टील की बात हो रही है यहाँ पे, मैंने भी आपको स्टील का प्रोसेस भी समझाया था। चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है स्टील का और कंज्यूमर भी है, यानी कि आपको पता है चाइना में कितनी फैक्ट्रीज है वहाँ पे स्टील की जरूरत पड़ती है। तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है स्टील का और कंज्यूमर भी है। चाइना और इंडिया का स्टील कंपैरिजन आपने पढ़ लिया है। चाइना नंबर 1 पे है, पहले हम सेम पे थे 1950s में, अब चाइना नंबर 1 पे है, नंबर 1 प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, यानी कि आपको पता है इससे चाइना की डेवलपमेंट शो हो रही है। ओके गाइस, अब हम आते हैं इंडिया में स्टील कहाँ पे होता है। तो यहाँ बता रखा है इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील की जितनी भी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है वो कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में लोकेटेड है। अब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में क्यों लोकेटेड है, ऑब्वियसली आप समझ जाओ। कॉटन महाराष्ट्र में क्यों लगी थी, क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल पे कॉटन उग रही थी। जूट वेस्ट बंगाल में क्यों लगा है, क्योंकि हुगली रिवर के पास में जूट उगाते थे। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में इंडस्ट्री क्यों लगा है, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू से हम माइनिंग करके आयरन ओर निकालते हैं, कोल निकालते हैं, तो वहीं आसपास में इंडस्ट्री लगा दो जिससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचे रॉ मटेरियल को पहुंचाने की। समझ गए। इट इज दैट बिकॉज द रिलेटिव एडवांटेजेस हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, इसलिए हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करा है। ओके गाइस, दीज इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, यहीं से माइन से आयरन ओर आ जाता है लो कॉस्ट पे, ठीक है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलता है। प्रॉक्सिमिटी, बहुत पास है, मैंने बताया ना पास में ही लगाओगे तो फायदा होगा। चीप लेबर भी मिल जाती है एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और आसपास जो मार्केट है वहाँ पे उसको बेच के जो है उसकी काफ़ी ग्रोथ एंड पोटेंशियल मिल जाती है। तो विद दिस गाइस हमने कंप्लीट कर लिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो हमें बता रखा है इंडिया इज इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। हम काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर हैं आयरन एंड स्टील के, इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग जो है अभी अपनी फुल पोटेंशियल से प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर हम फुल पोटेंशियल से प्रोडक्शन करेंगे तो गाइस हम भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। अब हम अपनी फुल प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कुछ चैलेंजेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फेस कर रही है। तो जैसी चैलेंज बोलूँगी 2 चैलेंज मुझे बता दो कौन से हो गए, वही प्रोडक्टिविटी पुअर वाली और टेक्नोलॉजी वाली, बाकी हम पढ़ते हैं। तो हमें गिवन है ये सबसे पहला चैलेंज, ये क्या आ गया अब आपका, चैलेंजेस फेस बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो सबसे पहला है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। तो भाई ये जो कोयला आप तो सुनते रहते हो, वर्ल्ड क्राइसिस है इसके ऊपर तो, कि कोयला खत्म होने की बहुत उम्मीद है, कुछ समय बाद कोयला बचेगा ही नहीं दुनिया में, तो इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो हाई कॉस्ट है कोल का और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। और आयरन ओर को पिघलाओगे कैसे, 4:1 के रेशियो में 2 हमें क्या चाहिए था, कोयला, तो इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ी है, तो दिक्कतें आ रही हैं। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बता दिया मैंने। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी जो है वो इरेगुलर हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है गाइस। तो आगे मूव करते हैं। तो अब आगे यहाँ पे हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टील के ऊपर। तो हमारी कंट्री में जो स्टील है गाइस, वो हम जो गुड क्वालिटी स्टील है कभी कभी उसको इम्पोर्ट भी कराते हैं। तो अगर कभी हमें अच्छी क्वालिटी के स्टील की जरूरत पड़ती है तो उसे हम बाहर के देशों से मंगवा लेते हैं। बट अगर हम वैसे देखें तो हमारी कंट्री में बहुत अच्छे तरीके से स्टील का प्रोडक्शन होता है। अगर हम अपने खुद के कंजम्पशन की बात करें, डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब इंडिया के कंजम्पशन की अगर हम बात करें, तो हम एनफ स्टील अपने लिए प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें बता रखे हैं कुछ ऐसे रीजन जिसकी वजह से हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है, यानी कि वो बड़ी हैं, ज़्यादा हुई हैं, उनको तरक्की मिली है। वो क्यों हुआ है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन, जब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को लिबरल करा। ग्लोबलाइजेशन चैप्टर पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा था। यानी कि जब कंट्रीज ने अपनी पॉलिसीज को फ्री करा और बाहर की देशों से कंपनियों को कहा हमारे यहाँ पे आके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका एग्जाम्पल मैं आपको सिंपली समझाती हूँ, अगर आपने ग्लोबलाइजेशन नहीं पढ़ा तो भी आप समझ जाओगे। देखो पहले ज़माने में हमारे यहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती थी, फिएट हो गई, एम्बेसडर हो गई, इंडिया में वही चलती थी। बट अब क्या है, अब कितनी कंपनियां हैं गाड़ियों की ही, hyundai हो गई आप लोगों के पास, और आप लोगों के पास वो टोयोटा हो गई, फोर्ड हो गई, अलग अलग कंपनियां हैं। तो आज के समय में क्या होता है, अलग अलग कंपनियां हमारे यहाँ की कंट्री में आती हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं। अब कोई भी फैक्ट्री लग रही है तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आयरन एंड स्टील की। तो जब हमारे यहाँ पे बाहर के देशों से आके इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उन्हें आयरन एंड स्टील की ज़रूरत पड़ती है, उससे हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बूस्टअप हो जाती है। और आपने अभी पढ़ा कि आयरन एंड स्टील तो की इंडस्ट्री है, कुछ भी आप काम करो उसमें आपको आयरन एंड स्टील की जरूरत पड़ती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो जितनी बाहर से हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती है उतनी हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बूस्टअप मिल रहा है। बट देयर इज अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी को और बढ़ावा देने की जरूरत है जिससे हम अच्छे से और आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर पाए। तो इसलिए हमें यहाँ पे गिवन है कि अगर हमें कम्पीट करना है
इंटरनेशनल मार्केट में और अच्छा स्टील प्रोड्यूस करना है तो हमें रिसर्च पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़िया करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कवर कर लिया है लाइन बाय लाइन। अब हम पढ़ते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में। एल्यूमिनियम, ज़्यादातर हमें तो एल्यूमिनियम वही लगता है जो हमारे टिफिन में एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ होता है, बट गाइस एल्यूमिनियम के और भी बहुत यूज़ होते हैं और ये एक रॉ मटेरियल से बनता है जिसको हम कहते हैं बॉक्साइट है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि शुगर का रॉ मटेरियल क्या था, शुगर केन था, वैसे ही एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल क्या है, बॉक्साइट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो इसलिए इनको रिवाइज करते रहो। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है। इट इज़ लाइट, रेजिस्टेंट टू करोजन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स विद अदर मेटल। तो एल्यूमिनियम के फायदे पढ़ लो, एडवांटेजेस पढ़ लो। ये हल्का होता है, रेजिस्टेंट टू करोजन यानी कि इसको जंग नहीं लगता है, गुड कंडक्टर है हीट का भी, मैलिएबल यानी कि पतली पतली शीट बना सकते हैं हम इसकी, और ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब हम इसे दूसरी मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं। तो इसलिए जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। अब एल्यूमिनियम का यूज़ किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में होता है, एयरक्राफ्ट, यानी कि जब ये एरोप्लेन वगैरह बनते हैं उसमें यूज़ होता है। यूटेंसिल यानी कि जो बर्तन बनते हैं ना, यूटेंसिल, फ्राई पैन वगैरह, उसमें यूज़ होता है। वायर्स, तारे बनने में यूज़ एल्यूमिनियम वायर होती हैं। तो इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, किसकी, एल्यूमिनियम की। और इसको जो है सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करा जाता है कई बार, स्टील के सब्स्टिट्यूट की तरह। कॉपर तो वैसे ही वैल्यूएबल मेटल है, तो कॉपर के सब्स्टिट्यूट की तरह, जिंक के और लेड के सब्स्टिट्यूट की तरह एल्यूमिनियम को यूज़ करा जा रहा है। हमारे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स कहाँ लगे हुए हैं, यानी कि जहाँ पे एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है, बॉक्साइट से बनता है। अभी आपको प्रोसेस बताती हूँ जैसे एल्यूमिनियम बनता है। तो एल्यूमिनियम प्लांट्स कहाँ पे लगे हुए हैं, ओडिशा में है, वेस्ट बंगाल में, केरला में है, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो इनमें से आपको स्टेट्स लर्न करनी पड़ेंगी, ओके। तो आगे देखते हैं। तो ये जो बॉक्साइट होता है, ये जो रॉ मटेरियल है हमारे एल्यूमिनियम बनाने का, ये बहुत ज़्यादा बल्की होता है, यानी कि बहुत हैवी होता है, बहुत बल्की होता है। डार्क रेडिश कलर्ड का एक रॉक होता है, ठीक है, बहुत हैवी सा। तो फोटो लगा देती हूँ, आप देख सकते हो। अब जो हमारा एल्यूमिनियम बनाने का प्रोसेस होता है वो फ्लो चार्ट के थ्रू बुक में बहुत डिटेल में बता रखा है, बट आप एक जो चीज़ जो लर्न करनी चाहिए आपको ज़रूरी, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जो हमारा एल्यूमिनियम है जब वो बनता है बॉक्साइट से गाइस, तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे मैं बता रखा है उसके लिए 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट यूज़ होता है। 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट यूज़ होता है। तो उससे हमारा एक नेक्स्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम कहते हैं एल्यूमिनिया। तो 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट से 2 टन्स ऑफ एल्यूमिना निकलता है। क्या, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिना निकलता है। और उस 2 टन्स ऑफ एल्यूमिना से हम फाइनली 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ आप समझ गए कि ये जो रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, ये कितना बल्की और हैवी है। इससे 4 से 6 टन से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बना पा रहे हैं। तो इससे आप इसका प्रोसेस समझ सकते हो कि इतना हैवी है और इसको कैसे बनाया जाता है। अब जो इसका फुल फ्लो चार्ट गिवन है उसको आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब आगे हमारे को बता रखा है गाइस कि जब भी जो है ये एल्यूमिनियम बनता है तो उस समय पे रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस समय पे इनको स्मेल्ट कर रहे होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बहुत तेज़ टेम्परेचर पे इसको स्मेल्टिंग होती है इसकी बॉक्साइट की, फिर एल्यूमिना बनता है, फिर एल्यूमिनियम बनता है, तो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर चाहिए, ठीक है। और अ शॉर्ट सोर्स ऑफ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट। और आप लोगों को बॉक्साइट भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि ये बॉक्साइट से ही बन रहा है और बॉक्साइट यूज़ भी इसमें इतना सारा होता है। तो इसलिए अशॉर्ट चाहिए आपको बॉक्साइट, वो भी किस पे, मिनिमम कॉस्ट पे। तो ये जो होती हैं प्राइम फैक्टर्स होते हैं जब इंडस्ट्री लगानी होती है बॉक्साइट की, मतलब कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। तो 2 चीज़ें देखी जाती है कि वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट आती रहे, और वहाँ पे बॉक्साइट जो है वो आराम से मिल जाए सस्ते रेट पे, प्लस बहुत भारी है, बहुत बल्की है, तो आराम से ट्रांसपोर्ट भी हो जाए। ये चीज़ें देखी जाती है जब हमें एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री लगानी होती है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। अब हम आगे दूसरी इंडस्ट्री पे मूव करते हैं अपनी, जो है हमारी केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत ग्रो हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अब ये दोनों टाइप में ग्रो हो रही है, स्मॉल स्केल में भी, लार्ज स्केल में भी। स्मॉल स्केल कौन सा, जो 1 करोड़ से कम वाली, लार्ज स्केल कौन सा, जो 1 करोड़ से ज़्यादा जिनका बजट होता है। अब ये रैपिड ग्रोथ किस लिए हो रही है, क्योंकि हम लोग जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों टाइप के केमिकल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आते हैं हमारे, आप अपने नोट्स क्रिएट करते रहो, जो मैं बता रही हूँ उसको लिखते रहो साथ साथ में। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में गाइस आते हैं, पहले मैं हाईलाइट करके आपको दिखाती हूँ इनऑर्गेनिक केमिकल्स है कौन कौन से। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिकल सबसे पहला है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमारा प्रोड्यूस होता है इनऑर्गेनिक में निट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश, ठीक है, और कॉस्टिक सोडा। तो ये टाइप के इनऑर्गेनिक केमिकल्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जिसको HCl लिख देती हूँ ना, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, ठीक है, और क्या हुआ हमारा एल्कलीज,
सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा, इस टाइप के इनऑर्गेनिक केमिकल इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। लिखते रहो इसलिए मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो है इनका फर्दर भी बहुत यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस बता रखे हैं कि इसको फर्दर किस में यूज़ कर जाते हैं, तो एग्जाम में इस पर 2 मार्कर्स आ सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड किस लिए यूज़ होता है, तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, सिंथेटिक फाइबर यानी कि वो नायलॉन पॉलिस्टर कपड़े जो होते हैं वो बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, एडहेसिव यानी कि क्या फेविकॉल जिससे बनता है ना एडहेसिव, उससे बनाने में, पेंट बनाने में और डाई बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का काम आता है। तो आप देख रहे हो कि ये बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी कितने यूजफुल है। जब केमिकल बनेगा तभी तो, जब अगर आप मानो कि सिंथेटिक फाइबर बनने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत है, तो ये बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत यूजफुल है। निट्रिक एसिड, एल्कलीज एंड सोडा ऐश, इनको क्यों यूज़ करा जाता है, इनको फर्दर यूज़ करा जाता है ग्लास बनाने के लिए, सोप और डिटर्जेंट और पेपर बनाने के लिए। तो ये भी आप लर्न कर लो 2 मार्कर्स के लिए। एंड लास्ट हमने पढ़ा कॉस्टिक सोडा, इसका हमें फर्दर नहीं बता रखा क्या यूज़ है। तो ये हमने इनऑर्गेनिक केमिकल के बारे में पढ़ा और हमें ये बता रखा है कि जो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है वो पूरे हमारी कंट्री में फैली हुई है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री की, तो इसमें मेनली आता है पेट्रोकेमिकल। पेट्रो मतलब समझ गए, पेट्रोल मतलब हमारा तेल, ऑयल, पेट्रोल, ठीक है। तो ये जो पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूस करती है हमारी मेनली ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। तो पेट्रोकेमिकल से आप समझ गए होंगे कि इनका रॉ मटेरियल क्या होगा, ऑब्वियसली ऑयल है। तो इसलिए हमेशा जो हमारे ये पेट्रोकेमिकल्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, वे हमेशा ऑयल रिफाइनरीज के पास में जो है इस्टेब्लिश करा जाता है, जहाँ पे जो है तेल को, आपने कभी तेल बनने का प्रोसेस देखा है, हमें पहले पढ़ाया गया था कि क्रूड ऑयल से कैसे जो है हम लोग पेट्रोल बनाते हैं, डीजल भी बनता है और फिर वो हमारी गैसेस भी बनती है। तो जहाँ पे भी ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, जहाँ से क्रूड ऑयल से हमारा ऑयल बनता है, उसके पास में ही हम लोग क्या लगा देते हैं, अपनी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। वहाँ से रॉ मटेरियल पहुँच जाता है उनके पास और वहाँ पे वो उसको फर्दर प्रोसेस कर लेते हैं। अब ये पेट्रोकेमिकल्स किस में यूज़ आते हैं, पेट्रोकेमिकल यूज़ आते हैं सिंथेटिक फाइबर बनने में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से सिंथेटिक फाइबर बन रहा था, वैसे पेट्रोकेमिकल भी यूज़ आता है सिंथेटिक फाइबर बनने में, सिंथेटिक रबड़ बनने में, प्लास्टिक बनने में, डाई बनने में। डाइज होते हैं ना कपड़े जिससे डाई होते हैं, अलग अलग रंगों में कपड़ों को हम डाई करते हैं और हर चीज़ पे पेंट होता है, उसमें ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स में, इसमें यूज़ होता है हमारा पेट्रोकेमिकल। तो ऑर्गेनिक केमिकल तो एक ही लर्न करना है आपको, पेट्रोकेमिकल। अब जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स है दे आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज, ये मैंने आपको लर्न करवा दिया अभी। क्यों है, क्योंकि उससे ही उसको अपना रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो ये एक डिफरेंस बन गया बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का डिफरेंस अगर आपको लिखना होगा तो पहले तो एग्जाम्पल लिख देना, उसके कितने सारे एग्जाम्पल है, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, इसका बस एक ही है पेट्रोकेमिकल। दूसरा, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री जो है पूरी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी कंट्री में, कंट्री वाइड स्प्रेड है, अलग अलग जगहों पे लगी हुई है। बट ये जो है हमारी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, ये बस ऑयल रिफाइनरीज के पास में है, ठीक है। आगे हमें बता रखा है द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री जितने केमिकल जो है प्रोड्यूस करती है वो उसे खुद ही कंज्यूम कर लेती है। जैसे कि गाइस आपको पता है केमिकल्स जो है यूज़ होते हैं दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्शन कराने के लिए और उससे हम थर्ड एक केमिकल बना लेते हैं। हमने साइंस लैब में बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं जिसमें हम 2 केमिकल्स को मिक्स करते हैं और फिर तीसरा केमिकल बनाते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री अपनी खुद की ही बहुत बड़ी कंज्यूमर है। अलग अलग जो भी केमिकल्स बनने होते हैं उसमें हमें दूसरे केमिकल्स की यूज़ पड़ती है, तो इसलिए ये खुद की ही सबसे बड़ी कंज्यूमर है। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, मतलब यही ना कि हमें रिएक्शंस कराते हैं डिफरेंट केमिकल्स के तीसरा एक केमिकल बनाने के लिए, ठीक है, जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं और कंज्यूमर मार्केट में भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन आए कि क्यों हमारी केमिकल इंडस्ट्री खुद की सबसे बड़ी कंज्यूमर है, क्योंकि बेसिक केमिकल जो है प्रोसेस होकर दूसरे केमिकल्स बनाते हैं, जैसे कि हम 2 केमिकल्स का रिएक्शन करके तीसरा केमिकल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी केमिकल इंडस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंडस्ट्री पे, दैट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर कहाँ यूज़ होते हैं, ये हमारे खेतों में यूज़ होते हैं, जो हम क्रॉप्स के ऊपर डालते हैं उनकी जो है यील्ड बढ़ाने के लिए। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, यहाँ हमारे यहाँ सबसे मेनली कौन से फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल है यूरिया। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, एमोनियम फॉस्फेट DAP, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। तो आप एक फ्लो चार्ट में लिख लो कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होते हैं उनमें कॉम्बिनेशन होता है 3 चीज़ों का, किसका, नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का और पोटैश का। और ये जो पोटैश यूज़ होता है ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाने के लिए, ये हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो इसे हमें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी चीज़ इंटायरली इंपोर्ट हो रही है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, तो पोटैश फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इंटायरली इंपोर्ट यानी कि बाहर के देशों से मंगाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है पोटैशियम या पोटैश जो है वो अवेलेबल नहीं है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसके बाद जो है
हमारी ये इंडस्ट्री बहुत एक्सपैंड हुई है, क्योंकि आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या कहा गया था कि हमें अपनी सेल्फ रिलायंट बनने के लिए अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। तो तब फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री सेटअप हुई जिससे वो अच्छे फर्टिलाइजर बनाए और हमारी क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो उससे उसको बूस्ट मिला। तो अब आपको रीजन लिखना हो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्यों बूस्ट मिला, तो आप समझ गए हो। तो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश हुई, गुजरात में, तमिलनाडु में, यूपी में, पंजाब में, केरला में, एंड ये हाफ ऑफ द प्रोडक्शन करती है हमारे फर्टिलाइजर्स का। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स कौन से, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ये वाली स्टेट्स हैं, और अदर सिग्निफिकेंट्स आर दीज वन। ठीक है, अब फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री पे आते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट तो हर जगह यूज होता है गाइस। आप भी जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये घर सीमेंट से बना है, आप जिस घर में बैठे हो उसमें सीमेंट यूज है, आप स्कूल जाते हो वहाँ पे जो बिल्डिंग है सीमेंट से बनती है, हर जगह में सीमेंट तो यूज होता ही होता है। तो गाइस सीमेंट इज वेरी एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एज मच एज बिल्डिंग ऑफ हाउसेस। फैक्ट्रीज बनती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तो फैक्ट्री बनी होगी, उसमें भी सीमेंट यूज हुआ होगा। ब्रिज बनने में, रोड बनने में, एयरपोर्ट, डैम, हर जगह पे जो है जो सीमेंट है वो यूज होता है। अब ये जो सीमेंट होता है इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत हैवी और बल्की होता है। जैसे मैंने आपको एल्यूमिनियम का बताया कि उसका जो रॉ मटेरियल था बॉक्साइट वो बहुत हैवी है और बल्कि है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चा आता है, और तो इसलिए पास में इस्टेब्लिश करते हैं इंडस्ट्री। ऐसे ही आयरन एंड स्टील का जो रॉ मटेरियल था, आयरन वो बहुत बल्कि भारी होता है, तो ये हैवी इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो ये जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है इसका रॉ मटेरियल क्या है, सीमेंट किससे बनता है, लाइमस्टोन से, सिलिका से और जिप्सम से। तो इसका रॉ मटेरियल भी बहुत भारी होता है, हैवी होता है। एंड जब हमें ये बनाना होता है, सीमेंट बनाना होता है, तो हमें कोल की भी ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिकल पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, और रेल ट्रांसपोर्टेशन की, रेलवेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जो है ये जिसका रॉ मटेरियल है वो बैठ के सीमेंट इंडस्ट्री तक जाते हैं। यानी कि जिप्सम, सिलिका और लाइमस्टोन जो है ट्रांसपोर्ट होकर सीमेंट इंडस्ट्री तक जाते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सीमेंट बनाने के लिए। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सूटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। हमने बेसिकली अपनी सीमेंट इंडस्ट्रीज कहाँ लगा रखी है, गुजरात में लगा रखी है। एंड जो है इसलिए लगाई है गुजरात में क्योंकि गुजरात में गाइस पोर्ट है, आपको पता है। तो वहाँ से हम जब सीमेंट हमें एक्सपोर्ट करना होता है, बाहर की कंट्रीज में भेजना होता है, तो हम अपना सीमेंट गल्फ कंट्रीज में मेनली एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ से जो है पोर्ट के थ्रू हम उसको आराम से ट्रेड कर देते हैं, भिजवा देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम गाइस। आगे हमें बता रखा है कि हमारा पहला सीमेंट प्लांट कब हमारा बना था, तो वो बना था चेन्नई में। सेटअप कहाँ हुआ था, बना था नहीं बोलेंगे, सेटअप बोलते हैं। सेटअप कब हुआ था, चेन्नई में हुआ था 1904। ठीक है, अब जो हमारा सीमेंट है ना वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का हम बना पा रहे हैं, इंप्रूव हो रही है हमारी सीमेंट की क्वालिटी। तो इसलिए हमारे पास काफ़ी बड़ा मार्केट है हमारे सीमेंट का। कहाँ कहाँ पे हम लोग सीमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं। जैसे कि मार्केट हमें मिल रहा है ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं हमारे से सीमेंट खरीदना। मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया हमारे से जो है सीमेंट का मार्केट है, हम वहाँ पर अपना सीमेंट बेच सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा सीमेंट का यूज़ होता है। हमारे यहाँ जब फैक्ट्री बनती है, ब्रिजेस बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, हमारे यहाँ एक्सप्रेसवेज बनते हैं, तो उसमें सीमेंट का यूज़ होता है। तो हम खुद भी अपने सीमेंट के कंज्यूमर हैं और बाकी कंट्रीज़ में भी हमारे सीमेंट की डिमांड है गाइस। ठीक है, द इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। अच्छा काम करी है ये इंडस्ट्री, प्रोडक्शन भी अच्छा करी है और एक्सपोर्ट भी करी है। जैसे मैंने आपको बताया गल्फ कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं। हम एफर्ट्स करें कि हमारी खुद की कंट्री के अंदर भी सीमेंट की डिमांड और इंक्रीज हो, जितनी हो उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो, जिससे हम इन इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट कर सके। आगे बढ़ते हैं अब हम गाइस अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्रीज, दैट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो हमारे लिए क्विक ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस करती है। क्विक ट्रांसपोर्ट मतलब यानी कि हमारी स्कूटी, बाइक, कार, ट्रक, बसेस, ये सब ट्रांसपोर्ट हमारे लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाती है। अगर हम आज की बात करें तो इंडिया में ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे जो है प्रोडक्शन करी है, क्योंकि आपने देखा है हमारे यहाँ पे आजकल जो है अगर हम अपनी सड़कों पे निकले तो डिमांड बहुत बढ़ रही है ट्रांसपोर्ट की। सबको गाड़ी चाहिए, सबको स्कूटी चाहिए, सबको बाइक चाहिए, इवन 3 व्हीलर्स भी इतने आजकल। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर यानी कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है हमारी कंट्री में। ठीक है, बता रखा है द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट्स, कहाँ कहाँ पे हमारी ये जो इंडस्ट्रीज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वो लोकेटेड है। तो दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु। सब नहीं लर्न करनी है, कुछ एग्जाम्पल आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी इंडस्ट्री, जो हमारे लिए टेलीफोनिक रेडार्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, सेल्यूलर फोन्स, इवन सॉफ्टवेयर्स डेवलप करती हैं, वो हो गई हमारी आईटी इंडस्ट्री। अगर हम इंडिया की बात करें तो आज के समय पे बेंगलुरु को हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। तो
ये लर्न कर लो, कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, विच इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो बेंगलुरु है। अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कौन से? मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, दिल्ली में होते हैं, हैदराबाद में, पुणे में, चेन्नई में, कोलकाता में, कोई भी आप लर्न कर सकते हो। और मेजर इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन का कहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज लगी है? IT इंडस्ट्रीज भी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी कहाँ पे लगी है सबसे ज्यादा इंडिया में? बेंगलुरु में है, नोएडा में है, मुंबई में है, चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में। और ये बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट भी जनरेट करी। आपने देखा आजकल कितने सारे लोग IT सेक्टर में जॉब करते हैं, तो इस वजह से जो है हमारे यहाँ पे इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है। एंड जैसे जैसे गाइस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ी, आपको पता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की डिमांड IT सेक्टर डेवलप हो रहा है, बढ़ती जा रही है, तो उससे इन इंडस्ट्रीज को काफ़ी बूस्ट मिला है। अब गाइस हमारी सारी इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो गई, यानी कि हमने सब इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ लिया है। IT लो, ऑटोमोबाइल लो, एग्रो बेस लो या फिर मिनरल बेस लो, सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो गई, हमने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसे तरीके से अलग अलग इक्विपमेंट्स हमारे लिए बनाती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, कॉटन हो, जूट हो या फिर शुगर हो, बहुत कुछ हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है मैन्युफैक्चर करती हैं। बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है गाइज, ये जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट कर रही है, उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, उससे हमें भी नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छा काम भी करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हमारी यूटिलिटी के गुड्स बना रही है हमारे लिए, इट्स इंपॉर्टेंट। बट ये पॉल्यूशन भी बहुत कर रही है, इसको हम ओवरलुक यानी कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो किस टाइप का पॉल्यूशन ये इंडस्ट्रीज कर रही है? एयर, वाटर, लैंड, नॉइज, सब जगह को ये पॉल्यूट कर रही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में। एयर पॉल्यूशन क्या होगा गाइस? एयर पॉल्यूशन मतलब कि जब आप एयर इनहेल करते हो, तो अब क्या हो रहा है, हमारी एयर में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिक्स कर रहे हैं जिन्हें हम जो है अगर इनहेल करेंगे वो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी हेल्थ को इफेक्ट पड़ेगा उससे। जैसे कि हमारी जो एयर है उसके अंदर अनडिजायरेबल गैसेस मिक्स हो रही हैं जो ये इंडस्ट्रीज एमिट करती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर बॉर्न पार्टिकुलेट यानी कि छोटे छोटे जो मैटर्स होते हैं वो हमारी एयर में मिक्स हो रहे हैं, जो बहुत सॉलिड भी और लिक्विड भी है, जैसे डस्ट हो गई, स्प्रे हो गई, मिस्ट हो गई और स्मोक। स्मोक पता है, स्मोक जो है मिक्स हो जाता है हमारी एयर में, और फिर हम सर्दियों में स्मॉग देखते हैं। फॉग नहीं होता आजकल, आजकल स्मॉग होता है, तो वो हम अगर इनहेल करेंगे तो हमारे लिए बहुत बैड इफेक्ट होता है उसका। अब ये एयर पॉल्यूशन जो है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज ये जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं ये स्मोक एमिट करती है। सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा स्मोक एमिट करती हैं केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। तो अगर आपको रीजंस आ जाए कि कैसी और कौन सी इंडस्ट्री एयर पॉल्यूशन कर रही है, तो स्मोक एमिट करती है केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। स्मोक है वो एयर में मिलेगा, उसे हम इनहेल करेंगे, हमारे लिए जो है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ब्रिक क्लिंग्स यानी कि जो ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ से भी धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट, जो ऑयल रिफाइनरी है और जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है वहाँ से भी धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो मिक्स होता है हमारे एयर के अंदर एंड हार्मफुल होता है। एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब कोयला जलता है चाहे आयरन ओल को पिघलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उससे भी हमारा जो है एयर में हार्मफुल गैसेस मिक्स होती हैं बाय बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज। बिग फैक्ट्रीज भी ये सब करती हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज भी करती हैं। एयर पॉल्यूशन कैन एडवर्सली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। अब गाइस मैं आपको यही तो समझ, एयर पॉल्यूशन से हमारी हेल्थ को इफेक्ट पता है, सिर्फ हमारी नहीं, जो बाकी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, इवन बिल्डिंग्स, जैसे ताजमहल जो है वो भी जो है खराब हो रहा था बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन अराउंड द ताजमहल। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे भी पड़ता है, एनिमल्स पे भी, प्लांट्स पे भी, बिल्डिंग्स में भी एंड पूरे एटमॉस्फेयर पे पड़ता है। तो एयर पॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में, यानी कि वाटर को भी बहुत पोल्यूट करती है ये हमारी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन इज कॉज बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जब ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट वाटर के अंदर छोड़ दिया जाता है बाय द इंडस्ट्री। डिस्चार्ज लिखे ना, डिस्चार्ज मतलब जब छोड़ दिया जाता है बाय द इंडस्ट्रीज, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो कोई और वाटर बॉडी हो उसमें, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है। मेन कल्प्रिट्स यानी कि कौन है क्रिमिनल जो हमारे वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं? सबसे पहले पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेट्रोल रिफाइनरीज, टैनरीज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इंडस्ट्री हैं जो वाटर पोल्यूशन कर रही हैं। तो मेनली लर्न कर लो, पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल और पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये हमारे वाटर को पोल्यूट करें। अब पोल्यूट कैसे करती है? ये ना लेट आउट, यानी कि इनका जितना भी वेस्ट होता है ये इसको डायरेक्टली पानी में छोड़ देती है। अब इनका वेस्ट किस टाइप का होता है? डाइज होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, एसिड्स होते हैं, और कई बार ये हैवी मेटल जैसे कि लेड और मरकरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब ये क्या करते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, उससे पानी होता है पॉल्यूट हो जाता है। फ्लाई ऐश, फॉस्फो, जिप्सम एंड आयरन स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। अब एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, अगर इंडिया के मेजर सॉलिड वेस्ट की हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट है फ्लाई ऐश यानी कि राख जो है, फॉस्फो, जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स यानी कि जो आयरन एंड स्टील के स्लैग बची हुई चीज़ें होती हैं वो हमारे यहाँ मेजर सॉलिड वेस्ट है। तो आपने वाटर बॉडी पॉल्यूशन यानी कि वाटर पॉल्यूशन भी पढ़ लिया है, किस तरीके से ये मेन इंडस्ट्री जैसे केमिकल हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ये डिफरेंट केमिकल्स,
कार्बन, प्लास्टिक, लेड, मरकरी जैसे हैवी मेटल्स को जो है पानी में छोड़ देती हैं और उससे पॉल्यूशन होता है। अब आगे मूव करते हैं हम अपने थर्मल पॉल्यूशन में। तो थर्मल पॉल्यूशन देखो कैसे होता है कि ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये मेनली हॉट वाटर यूज़ करती हैं। तो जब ये अपना हॉट वाटर यूज़ करती हैं, जो भी कोई प्रोसेसिंग होती है उसमें वाटर हॉट हो जाता है, तो जब इनका जो हॉट वेस्ट वाटर होता है इसको ये डायरेक्टली जो है पानी में छोड़ देती है। अब रिवर का टेम्परेचर कैसा है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है या ठंडा पानी होता है, या ओशन का नॉर्मल पानी या ठंडा पानी, उसमें अगर ये गर्म पानी डाल देते हैं, हॉट वाटर जो इनका हॉट वेस्ट वाटर होता है, तो उससे जो होता है, जो हमारी मरीन लाइफ है वो बहुत इफेक्ट होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। पानी का टेम्परेचर कुछ गड़बड़ हो जाता है और उससे उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू द रिवर बिफोर कूलिंग इट। अगर ये पानी को ठंडा करके डालेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा, बट ये लोग डायरेक्टली जो है उसको रिवर्स में सीधा पाइप छोड़ देते हैं रिवर के अंदर, गर्म गर्म पानी रिवर में जाता रहता है, उससे भी रिवर का टेम्परेचर में चेंज आता है और उससे एक्वेटिक लाइफ जो है इफेक्ट होती है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, अब जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे होते हैं, वो प्लांट्स जहाँ पे जो है हमारी डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे होते हैं, वेपन्स वगैरह हथियार बन रहे होते हैं, वहाँ से जितना भी वेस्ट जब पानी में जाता है और वो पानी को अगर हम लोग कंज्यूम कर ले मिक्स्ड पानी को, तो उससे हमारे यहाँ बहुत सारी डिजीजेज जो है वो जो है इंक्रीज हो रही है, जैसे कि कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। तो इस वजह से जो ये थर्मल पॉल्यूशन है इसका तो बहुत ही बैड इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी। ओके, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। तो गाइज अब आपका थर्मल पॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। थर्मल पॉल्यूशन मतलब गर्म पानी को आप किसी भी वाटर बॉडी में जो है अगर लेट आउट कर रहे हो तो वो थर्मल पॉल्यूशन है। आगे हमें सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में बता रखा है कि गाइज जब ये सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है इन इंडस्ट्रीज की वजह से, तो उससे वाटर पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जब सॉइल पॉल्यूशन होता है तो उससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है। अब कैसे होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये सॉइल है, यहाँ पे जो है किसी इंडस्ट्री ने अपना डंप कर दिया है वेस्ट, यानी कि यहाँ पे लाके अपना कूड़ा डाल दिया। वेस्ट क्या हुआ, इंडस्ट्री का वेस्ट, कैसा भी हो सकता है वो, जैसे कि ग्लास, इन्होंने यहाँ ग्लासेस डाल दिए, हार्मफुल केमिकल यहाँ पे डाल दिए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डाल दिए, इंडस्ट्रीज के जितने भी वेस्ट है वो डाल दिया, पैकेजिंग जो है वो डाल दी, कोई सॉल्ट्स डाल दिए, यानी कि अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स जो हैं उनको यहाँ पे छोड़ दिया। कई बार इंडस्ट्री ऐसे करते हैं, डायरेक्टली पाइपलाइन होती है इनकी और सीधा का सीधा जितना इनका वेस्ट होता है सीधा कहीं पे भी किसी भी सॉइल पे जाके ये उसको छोड़ देते हैं, लेट आउट कर देते हैं। पानी में नहीं करते, कई बार सॉइल में भी कर देते हैं। एंड इससे क्या होता है गाइज, एक तो सॉइल तो जो है डिग्रेड हुई ही, सॉइल तो केमिकल की वजह से पूरी ख़राब हो ही गई, प्लस इससे नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि अगर वहाँ पे बारिश हो, ठीक है, अगर यहाँ पे बारिश हो तो ये सॉइल, जब भी बारिश होती है तो आपको पता है हमारा उससे वाटर टेबल रिचार्ज होता है। बारिश होती है तो यहाँ सॉइल से पानी जो है नीचे चला जाता है, तो अगर इस सॉइल पे केमिकल पड़ा होगा तो जो है इससे धीरे धीरे केमिकल जो है पानी में नीचे जाके हमारे वाटर टेबल में, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए लिखा है सॉइल वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन है क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आप सॉइल पॉल्यूट करोगे तो उससे अगर बारिश आएगी तो उससे पानी जो है नीचे जाएगा बारिश का, तो वो नीचे जाके हमारे ग्राउंड वाटर को भी जो है क्या कर देगा, पॉल्यूट। तो आप सोचो कि अगर आप सॉइल पॉल्यूट करो तो उससे आपका वाटर टेबल, जो ग्राउंड वाटर है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है हमारे डेली यूज़ के लिए, वो भी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो विद दिस हमने जो है थर्मल पॉल्यूशन भी समझ लिया है। अब हम समझते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। तो गाइस नॉइज़ पॉल्यूशन समझ गए। अब ये ड्रिल की आवाज़ सुन के देखो, अभी घर में ही अगर कभी ड्रिल मशीन चलती है तो यार लाइक पढ़ाई नहीं हो रही है हमसे, हमें बड़ी इरिटेशन होती है। आपने कभी ड्रिल की आवाज़ सुनी है? आप सुन ही नहीं सकते, यू विल फील इरिटेटेड। घर में टाइलें जब लगती हैं या पत्थर डलता है जब घर में, तो वो कटती है मशीन से, वो ही हमसे सहन नहीं होती। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ है यहाँ तो मशीनों की, ड्रिल्स की, पता नहीं कितनी बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ होती है, उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। अब ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है इसका भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। एक तो ये इरिटेशन आता है, आप इरिटेटेड होगे तो आप गुस्सा होगे, आपको एंगर रहेगा, ठीक है, हेयरिंग इंपेयरमेंट, आपके कान भी खराब हो सकते हैं, आपको सुनना बंद हो सकता है, इससे हार्ट रेट इंक्रीज होती है। आप इरिटेट होते हो, आप परेशान होते हो, और कई बार जब आप ऐसी जोर की आवाज़ सुनते हो तो आपकी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। कई लोगों में इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। एंड अनवांटेड साउंड, जैसे म्यूजिक सुन रहे हो आप, मजे से सुन रहे हो, वो अच्छा है। अनवांटेड साउंड हमेशा आपको इरिटेट करेगी, ठीक है, एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस बनती है। तो इसलिए कहीं पे अगर वर्क चल रहा होता है, इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा होता है, या आपके घर के पास में, आप इमेजिन करो आप पढ़ाई करो, आसपास में किसी का घर बन रहा है, आवाज़ आ रही है, तो यू फील इरिटेटेड, यू फील वेरी स्ट्रेस्ड। वैसे ये इंडस्ट्रीज के पास में बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन क्योंकि गाइस यहाँ मशीन होती है, ड्रिल्स होती हैं, सॉज होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े आयरन के पीस को काट रहे हैं, मशीनें हो गई, आरियाँ हो गई, वो चलती हैं तो वो आवाज़ करती हैं, और आवाज़ होती है बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग, बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की। उससे क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो गाइस हमने सारे टाइप के पॉल्यूशन पढ़ लिए, एयर, वाटर, थर्मल,
सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन इंटर रिलेटेड क्यों है ये भी पढ़ लिया, और फाइनली नॉइज पॉल्यूशन भी पढ़ लिया। तो पॉल्यूशन हमने पढ़ लिया कि इंडस्ट्री बहुत पॉल्यूशन कर रहा है, बट गाइस हम पॉल्यूशन कम करने के लिए कुछ मेजर्स ले सकते हैं। वो मेजर्स हम यहाँ बताएं इस टॉपिक में, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कैसे हम जो है अपने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वाटर पॉल्यूशन को जो है कम करने के स्टेप्स दिए, देन एयर पॉल्यूशन को, देन बाकी टाइप के पॉल्यूशन को। तो सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन के लिए इन्होंने हमें ये बताया कि अगर एक इंडस्ट्री आप सपोज करो 1 लीटर, सिर्फ आपको ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, इंडस्ट्री 1 लीटर नहीं, पता नहीं कितना ही वेस्ट वाटर जो केमिकल मिक्स हुआ हुआ वाटर जो है हमारी नदियों में, ओशंस में जो है डिस्चार्ज कर देती है। तो ये कह रहे सपोज करो एक इंडस्ट्री ने सिर्फ 1 लीटर, ठीक है, एक इंडस्ट्री ने सिर्फ 1 लीटर ऑफ वेस्ट वाटर अगर डिस्चार्ज करा है हमारी नदी के अंदर, तो उससे नदी में 8 टाइम्स पॉल्यूशन होगा। यानी कि समझ लो आप, इन्होंने 1 लीटर गंदा पानी हमारी नदी में डाला है, तो हमारी नदी का 8 लीटर पानी जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट आप सोच सकते हो, ये तो पता नहीं कितनी क्वांटिटी में हमारी नदियों के अंदर, हमारे समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर जो है वेस्ट वाटर जो है उसको डंप कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। तो उससे तो हमारे कितनी पॉल्यूशन होती होगी, यू कैन जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो अब क्या करें, कैसे कम करें इस पॉल्यूशन को? तो देयर आर सर्टेन वेज जिससे हम इस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है कि यार पानी का यूज कम करो, मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर बाय द इंडस्ट्रीज। सेकंड, ये अपने पानी को रीयूज करें, यानी कि जो पानी इनका गंदा हो गया उसको 2-3 बार यूज करें एंड उसको रिसाइकिल करें। नेक्स्ट, ये रेन वाटर हार्वेस्ट, अब ये हमारे इतना पानी को पोल्यूट करें तो इन्हें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए वाटर की, सो दैट यू उस वाटर को यूज कर सके। नेक्स्ट, ट्रीटिंग हॉट वाटर, अब ये गर्म पानी, थर्मल पॉल्यूशन हमने पढ़ा कि गर्म पानी जब जो है हमारा नॉर्मल रिवर में और जो ओशंस में मिक्स होता है तो उससे थर्मल पॉल्यूशन होता है। तो पहले वो उस गर्म पानी को ठंडा करे फिर उसको डिस्चार्ज करे। नेक्स्ट, जो एफ्लुएंट है, यानी कि जो पानी मिक्स हुआ हुआ जिसमें केमिकल और अलग टाइप के जो वेस्ट है मिक्स हो रखे होते हैं, पेट्रोकेमिकल का वेस्ट, डाइस का वेस्ट, फर्टिलाइजर जो मिक्सड होते हैं पानी के अंदर, तो उनको पहले जो है ट्रीट करा जाए फिर उसको जो है पानी में छोड़ा जाए। सपोज करो एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर क्या होगा, इंडस्ट्री के वेस्ट वाटर में अलग अलग टाइप के केमिकल होंगे, तो पहले उन केमिकल्स को हटा दिया जाए पानी में से, फिर उसको डंप करें हम अपनी रिवर में और बाकी वाटर बॉडीज में। ठीक है, तो क्या हमारे को गिवन है यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफिडेंस कैन बी डन इन 3 फेजेस। तो एग्जाम में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट है मैकेनिकल, यानी कि जो पानी है इस पानी को आप छानो उसमें से और उस तरीके से जो है आप जो है पानी को साफ करो और फिर उसको किसी रिवर या वाटर बॉडी में जो है डिस्चार्ज करो। जैसे कि ये एक वेस्ट वाटर है, ये वेस्ट वाटर है हमारी किसी इंडस्ट्री का, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, अलग अलग टाइप का वेस्ट है। तो पहले इसको स्क्रीनिंग करें, ग्राइंडिंग करें, यानी कि इसे छाने, नीचे बैठने दे उस वेस्ट को, और जब पानी आपने देखा है ना कि वेस्ट जो होता है नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रहता है, तो रोक के रखे हो उसे, वेस्ट को नीचे बैठने दे, और जब पानी साफ हो जाए तब उसको हम अपनी रिवर में डंप करें। ठीक है, पहला ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो वेस्ट वाटर है इंडस्ट्रीज के पास वो उसे किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ठीक करे और फिर उसको जो है डंप करे या उसको रीयूज कर ले। ठीक है, ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस, तो ये तो बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है इसमें कि बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस को मिक्स करके आप रिसाइकिल कर लो अपने वाटर को। ठीक है, जो फ्रेश वाटर गंदा हुआ है उसको रिसाइकिल करो और फिर उसको यूज करते रहो। तो ये आपको लर्न करना है, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन ट्रीट द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। नेक्स्ट हमें बता रखा है गाइस, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर हो रहा है बाय द इंडस्ट्रीज। अब ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, पानी लेती है ग्राउंड वाटर से। अब ग्राउंड वाटर ही हम लोग भी यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है हमारे वाटर टेबल के ऊपर। अगर हमारा वाटर टेबल नीचे चला गया तो हमारे अर्थ के लिए बहुत गलत है ये। तो इसलिए गाइस ये कहा गया है कि इस पर तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको स्ट्रिक्ट मैटर लेने पड़ेंगे। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ ऑलरेडी पानी कम है, पानी की कमी है, वहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा वाटर टेबल में से, हमारे ग्राउंड वाटर में से पानी लेना शुरू कर देती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जहाँ पे ऑलरेडी पानी की कमी है वहाँ कभी भी इंडस्ट्री को सेटल नहीं करना चाहिए। अब आगे मूव करते हैं हम अपने एयर पॉल्यूशन पे। तो अभी तक हमें कम करने के लिए तो जितनी भी ये फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकल रहा होता है, तो वो धुआं जो है जाके एयर में मिक्स होता है, एयर पॉल्यूशन होती है। तो वो जो चिमनी है जहाँ से ये धुआं निकल रहा है वहाँ पे हमें फिल्टर लगा देने चाहिए जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो। कैसे फिल्टर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर्स, जिससे कि जो है एयर पॉल्यूशन ना हो। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस। अब देखो कोल जो है, जो कोयला जलता है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, तो ये कह रहे हैं कि कोयले का यूज़ कम हो, ऑयल और जो है गैसेस का यूज़ हो, उससे कम धुआं निकलेगा और एयर पॉल्यूशन जो है वो
कम होगा। नेक्स्ट हमें बता रखा है नॉइज पॉल्यूशन कैसे कम करे। एयर पॉल्यूशन देख लिया ना, फिल्टर लगाओ चिमनी पे और कोयले की जगह ऑयल और गैस यूज़ करो, तो वो एयर पॉल्यूशन कम करने के स्टेप्स है। नॉइज पॉल्यूशन कम करने के स्टेप में इन्होंने हमें बताया जनरेटर में साइलेंसर फिट करो। हर एक मशीनरी को हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। अब पुराने ज़माने में जो इंडस्ट्री मशीनरी जो है ना, आपने देखा है ओल्ड मशीनरियाँ चल रही हैं, तो अगर हम उन इंडस्ट्री को नए तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो वो हम अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं जो कम आवाज़ करे, कम पॉल्यूशन करे। ठीक है, नेक्स्ट हमें बता रखा है नॉइज ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज करें। जैसे जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, इंडस्ट्री में वर्कर हैं, उन्हें हेडफोन्स और ईयर प्लग्स देने चाहिए जिससे उनके कान खराब ना हो, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बट गाइज हमें इन्वायरमेंट का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या, ऐसी डेवलपमेंट जो हमारी इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाए, ना ही हमारी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को। तो अगर आपको डेवलपमेंट लाना है कंट्री में, सोसाइटी में, वर्ल्ड में, तो हमें लेकर आना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें अपनी मदर अर्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमें बता रखा है। इसलिए हमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी इंडस्ट्रीज़ को जो है स्टेप्स लेने चाहिए, और अगर इंडस्ट्री स्टेप्स नहीं लेती तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए जिससे इंडस्ट्रीज़ वो स्टेप्स ले। विद दिस हमारा ये चैप्टर फुल कंप्लीट हो गया है गाइस। अब आपको एक और ये पिक्चर दे रखी है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ हमें एनटीपीसी के बारे में बता रखा है। एनटीपीसी क्या है? ये मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है कि जो लाइट आती है ना आपके घर में, तो काफ़ी सारी लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है एनटीपीसी। ठीक है, अब ये जो एनटीपीसी है इन्होंने काफ़ी सारे जो है वेज निकाले हैं जिससे ये जो है कंट्रोल कर सके अपने पावर प्लांट्स में से पॉल्यूशन। वो क्या है? ABCDE, इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने करा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मैंने अभी आपको बताया कि ओल्ड टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो है इतनी एडवांस नहीं है, अगर हम अपनी मशीन्स को रीडिज़ाइन करेंगे तो वो कम पॉल्यूशन करेंगी, तो इन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करी है सो दैट जो है पॉल्यूशन कम हो। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेटेड बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी बनने में कोयले का बहुत यूज़ होता है, कोयला जलता है, ऐश निकलती है, राख, तो इन्होंने उस राख के काफ़ी सारे यूजेस निकाल लिए हैं जिससे कि जो है अगर आप राख को यूज़ कर लोगे तो वेस्ट ही जनरेट नहीं होगा। वरना अगर राख को अगर आपका वेस्ट हो गया वो, तो उसको आप या सॉइल पर डालोगे या वाटर में डालोगे, उससे पॉल्यूशन होगा। तो इसलिए इन्होंने राख के, ऐश के अलग अलग यूजेस निकाल लिए हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जहाँ पे ये एरिया है जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन और उसके पास में इन्होंने बहुत पेड़ लगाया। अब आप कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया देखोगे वहाँ पेड़ नहीं होते, पेड़ काट के इंडस्ट्री लगाई जाती है, बट यहाँ पे इन लोगों ने अपना स्टेप क्या करा है, इन्होंने आसपास में बहुत पेड़ लगाए जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बने। पॉल्यूशन हो रहा है तो एफॉरेस्टेशन इन्होंने करी सो दैट बैलेंस हो सके। रिड्यूसिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इन्होंने डिफरेंट मेथड्स के थ्रू अपने वेस्ट को मैनेज करने की कोशिश करी है सो दैट पॉल्यूशन ना हो हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। अब पावर स्टेशन तो अलग अलग जगह पे होते हैं, ये जो हमारी एनटीपीसीएस के अलग अलग जगह पे पावर स्टेशन है जहाँ अलग अलग जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इन्होंने खाली ये स्टेप्स बनाए नहीं है, इनफैक्ट ये कड़ी नजर रखते हैं अपनी सारी पावर स्टेशन के ऊपर कि वो भी इन स्टेप्स को फॉलो करे एंड पॉल्यूशन जो है उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करे। विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये हमारी ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, फिर हमने पढ़ा ये इंडस्ट्रीज कैसे क्लासिफाई करी है हमने, फिर हमने अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर इन जो ये पॉल्यूशन करती हैं उसके बारे में करा, उस पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर आपको क्लास 10th की फुल SST पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ टर्म 1 टर्म 2 फुल SST का सिलेबस गिवन है, तो आप जाके पढ़ सकते हो। ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ हर एक चैप्टर 1 वीडियो में है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। एंड विद दिस बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए ज्योग्राफी के इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के क्लास 10 की SST के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है जहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो। एंड प्लस मैंने अपने चैनल पे क्लास 10 की इंग्लिश भी पढ़ा रखी है, तो आप जाके मेरा चैनल चेक कर सकते हो। यू कैन स्टडी द फुल क्लास 10 इंग्लिश सिलेबस, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट आर गिवन। तो विद दिस यू कैन चेक इट आउट। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ